sir. Okay. I guess we have completed Article 20 and 22, and today we have to begin with Article 21 and its case study. So we are done away with this protections का rights. Before that, इससे पहले कोई डाउट है पहले का तो you can ask me now. Raise your hands and ask me. नहीं है तो we can move forward. Yeah, Madhura. Sir, I have doubt regarding the custody वाला part. हाँ बोलो. उसमें जो investigating officer होता है, so why does he exactly need the permission from the magistrate to question? क्योंकि already judge ने ही उन्हें बोला होता है ना कि you have to go into the judicial custody. हाँ, जुडिशियल कस्टडी में तो मतलब जेल में है ना, सेंट्रल जेल में. जब हाँ. जुडिशियल कस्टडी बोलते हैं तो बेसिकली वो जज की कस्टडी में है. अगर वो पुलिस कस्टडी में होता तो क्या जरूरत, वो तो पुलिस स्टेशन में ही है. लेकिन जब सेंट्रल जेल में होता है तो यू नीड टू आस्क द परमिशन ऑफ द जज कि मैं मिल सकता हूँ कि नहीं, ऐसा. कि वो जज की कस्टडी में इसके लिए. डायरेक्ट तुम्हारी कस्टडी में तो यू डोंट नीड टू आस्क एनी क्वेश्चन. तब जज ने सोच के ही भेजा है कि तुम्हारे पास ही रहेगा, ऐसा बोल के. अच्छा, ओके. हाँ. ओके, चलो ठीक है. अब आ, जो कल प्रीति का डाउट था कि पीडीटिव वाला क्यों नहीं पढ़ाया था, तो वो मैंने इसलिए नहीं पढ़ाया था क्योंकि मेरे को अब भी करवाना था लास्ट में. अगर अब भी किसी के डाउट नहीं है तो मैं आगे वाला करूँ. इफ इट इज देयर यू कैन रेज योर हैंड्स. नहीं है तो आई विल मूव फॉरवर्ड. ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड देन. ओके. इज माय स्क्रीन विजिबल? इफ इट इज, प्लीज लेट मी नो. Yes, sir. ओके ठीक है, थैंक यू. अब डिटेंशन के बारे में वी आर टॉकिंग. तो जो ये डिटेंशन होता है ना गाइस, ये तो आप लोगों ने देख लिया. आर्टिकल 22 के अंडर अरेस्ट के बाद किया गया अरेस्ट, डिटेंशन इन सर्टेन केसेस. तो डिटेंशन भी दो तरीके के होते हैं, ठीक है. दिस इज ऑफ एक्चुअली टू टाइप्स. ये दो तरह के जो डिटेंशन है उसमें से एक को बोला जाता है प्यूनिटिव डिटेंशन. वन इज कॉल्ड एज प्यूनिटिव डिटेंशन. Another one is called as preventive detention. एक को बोला जाता है प्यूनिटिव डिटेंशन और एक को बोला जाता है प्रिवेंटिव डिटेंशन. अब होता कैसा है प्यूनिटिव डिटेंशन में, आपको क्लियरली आपका जब गुनाह साबित हो जाता है उसके बाद आपको सजा दी जाती है, ठीक है. इसमें कैसा है, आपको पहले गुनाह साबित हो गया, यू आर प्रूव्ड, यू आर कन्विक्टेड, देन आपको, आप कन्विक्ट हो गए हैं, देन आपको सजा सुनाई जाती है, तब आप पे एक्शन लिया जाता है. प्रिवेंटिव डिटेंशन अलग है. प्रिवेंटिव डिटेंशन पहले ही किया जाता है सस्पिशन के बेसिस पे कि देर इज अ सस्पिशन कि तुम कुछ ऐसा कर सकते हो जिससे किसी को कुछ प्रॉब्लम हो सकती है. तो ऐसी चीज जो होती है उस पे जो एक्शन लिया जाता है उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन बोलते हैं. बेसिकली प्यूनिटिव डिटेंशन में तुम्हारा केस साबित हो गया है कि तुमने किया और तुमको जेल में डाला गया है. प्रिवेंटिव डिटेंशन में तुमको जेल में इसलिए डाला जा रहा है कि कल को तुम ऐसा कुछ करने वाले हो और वो चीज रोकने के लिए सस्पिशन पे तुमको डाला जा रहा है, ठीक है. तो अब जो है ना, आपको जो आर्टिकल 22 के सेफगार्ड्स थे कि अरेस्ट का ये बताना है, सारी चीज बताना है, वो सिर्फ प्यूनिटिव डिटेंशन के लिए थे, सारे के सारे. प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए उसके सेफगार्ड्स नहीं लगते. फॉर एग्जांपल आई विल शो यू क्या प्रॉब्लम है. बट इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मान लो मुझे लग रहा है कि इकरा किसी चीज के लिए कुछ गलत कर सकती है, लेकिन शायद जोत को ये नहीं लग रहा होगा. जोत को नहीं लग रहा होगा कि हाँ यहाँ पे इस केस में इकरा को जेल में डालने की जरूरत है या कुछ, लेकिन मेरे को लग रहा होगा. तो यहाँ पे चांस क्या है, सब्जेक्टिविटी का है कि किसी को लग रहा रहेगा कि हाँ यहाँ पे इसको पनिशमेंट होनी चाहिए और किसी को नहीं. इसके लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन बहुत ज्यादा ना मिसयूज होने के चांसेस हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे चांस सब्जेक्टिविटी का है. देर इज ऑलवेज दिस चांस कि ये आर्बिट्री हो सकता है, ये मिसयूज किया जा सकता है. देर इज हायर चांसेस ऑफ दिस. क्या ये बात मेरी सबको समझ में आई? प्यूनिटिव प्रिवेंटिव का डिफरेंस समझ में आ रहा है आप लोगों को? इज इट क्लियर टू Yes, यू? sir. ओके ठीक है, रेज योर हैंड्स एक बार, सबको समझ में आ गया तो. ठीक है ठीक है. शलाका यू गॉट इट बेटा. प्रीति ओके ठीक है. अब
आप लोग के मन में आ रहा होगा कि सर ऐसा कुछ है तो व्हाई वी डिड दिस, लाइक अगर ऐसी कुछ बात है तो फिर इसको करने की भी क्यों जरूरत है, प्रिवेंटिव डिटेंशन की जरूरत भी क्यों है। देखो, देर इज ऑलवेज दिस चांस, आप बता नहीं पाओगे कि कहाँ पे कौन सी चीज नेशन के सिक्योरिटी को खतरा हो जाए। देर इज ऑलवेज दिस चांसेस। इसके लिए प्रिवेंटिव डिटेंशन जैसी चीजें दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, एक चीज तो ठीक है, अब आप ये बैलेंस करना बहुत हार्ड है कि किस चीज को एकदम अपर फ्रंट दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल, देर इज दिस क्वेश्चन ऑफ टू थिंग्स। हमेशा दो चीजों का क्वेश्चन आता है कि क्या इंडिविजुअल की लिबर्टी सबसे बड़ी चीज है, तो मुझे ये चीज को ज्यादा कंसिडरेशन देना चाहिए, ठीक है। या फिर दूसरी चीज होती है एक और, नथिंग अबाउट द नेशन। अगर तुम लिबर्टी लिबर्टी करते रह जाओ और तुम्हारे पास नेशन ही नहीं बचे तो लिबर्टी का क्या करोगे, तुम अचार डालोगे, नहीं ना। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है, इफ देर इज समथिंग दैट इज नेशन, तो नेशन के ऊपर तो कुछ नहीं है, नथिंग अबाउट द नेशन। इसीलिए ये प्रिवेंटिव डिटेंशन एक नेसेसरी एविल हो जाता है। दिस इज द वे, दिस इज द थिंग जिसकी वजह से प्रिवेंटिव डिटेंशन एक नेसेसरी एविल हो जाता है कि रखना पड़ता है। क्या करोगे, यू डोंट नो ना। आप कहाँ पे बोलोगे कि ये चीज ऐसी नहीं वैसी हो जाए, दैट्स द रीजन नेसेसरी एविल बन जाता है। और इसीलिए प्यूनिटिव प्रिवेंटिव डिटेंशन के लॉज दिए हुए हैं हमारे पास। प्रिवेंटिव डिटेंशन लेकिन कुछ ग्राउंड्स पे होते हैं, ऐसे नहीं कि हर चीजें पे हो जाएंगे, देर आर सर्टन ग्राउंड्स फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन। इस केसेस में जैसे कि देर इज क्वेश्चन ऑफ सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, इंडिया के सिक्योरिटी की बात आ जाए तो उस चीज में प्रिवेंटिव डिटेंशन होगा। मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, अभी देर इज लॉट्स ऑफ यू एंड क्राई ऑफ उमर खालिद सर, लेकिन यही बात है ना कि स्लोगन्स तो उन्होंने लगाए थे। अब स्लोगन्स लगाए थे तो वो स्लोगन सही नहीं थे, इसी वजह से सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के बेसिस पे उनपे वापा लगाया गया। दैट इज ऑल्सो अ सॉर्ट ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। और फिर एक बात आती है मेंटेनेंस ऑफ, ये कुछ ग्राउंड्स है, ये याद रखो, मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज एंड एसेंशियल सर्विसेज, या फिर डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स वगैरह के। तो ये कुछ ग्राउंड्स है जिसके बेसिस पे प्रिवेंटिव डिटेंशन लगाया जा सकता है, ठीक है। फॉरेन अफेयर्स, तो ठीक है, प्रिवेंटिव डिटेंशन आर ऑन दिस ग्राउंड। अब ये प्रिवेंटिव डिटेंशन का लॉ बना, मैं ये बताता हूँ, बट तुमको ये याद रखना है जो आर्टिकल 22 के जो आपके कानून के थे ना कि आपको बताना है ये सब चीजें करनी है, वो नहीं रहता है प्रिवेंटिव डिटेंशन में। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मली आपको पता था कि बेल के टाइम पे 15-15 दिन के लिए वो किया जा सकता है, बट व्हेन देयर इज प्रिवेंटिव डिटेंशन तो सीधा सीधा ना 30 दिन के लिए, मतलब 6 महीने के लिए भेज दिया जाता है, ऐसा हाल है। नॉट 30 days बट मोर देन दैट, मैं आपको बताऊंगा वो लास्ट में, लेकिन पहले हम प्रिवेंटिव डिटेंशन समझ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट गिव मी अ मिनट। देखो, अगर आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन लग गया तो आपको वो ग्राउंड ऑफ अरेस्ट अगर नहीं चाहे स्टेट, प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर अगर आपको पुलिस जेल में डाल रही है, पहली चीज तो ये देखो, अगर आप पे प्रिवेंटिव डिटेंशन लगा है तो पहली ही बार में आपको 3 मंथ्स के लिए डाला जाता है जेल में। उसके जैसा नहीं कि 15-15 डेज का ये। और 3 मंथ्स के बाद अगर आपकी कस्टडी बढ़ानी है, आपने उसमें देखा होगा प्यूनिटिव में 24 आवर्स का, 24 आवर्स के आगे अगर कस्टडी रखनी है तो मजिस्ट्रेट की परमिशन चाहिए। इसमें सीधा सीधा 3 मंथ्स के लिए डाला जाता है। और 3 मंथ्स के बाद भी अगर और बढ़ानी है तो एक एडवाइजरी बोर्ड रहती है हाई कोर्ट के जजेस की, उनका बैठक होता है और वो डिसाइड करते हैं कि आगे प्रिवेंटिव डिटेंशन इनका बढ़ाना है कि नहीं, ठीक है। पहली चीज। दूसरी चीज, डिटेनी को एंटाइटल तो है कि ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताओ, बट ये डिपेंड करता है कि अगर ऑफिसर बोलेगा कि पब्लिक सिक्योरिटी की बात है सर, हम ग्राउंड ऑफ अरेस्ट नहीं बताना चाहते हैं, तो नहीं बताएंगे, तो नहीं बताएंगे। अगर पब्लिक इंटरेस्ट में इनको ये नहीं बताना है तो नहीं बताएंगे। प्यूनिटिव डिटेंशन में तुमको ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताना जरूरी है, लेकिन अगर पब्लिक इंटरेस्ट में यहाँ पे नहीं बताना है तो नहीं बताएंगे। तो ये याद रखना कि लॉयर वॉयर भी देने की अपॉर्चुनिटी है,
बट ये बहुत ग्रे एरिया है कि कब देंगे। डिटेनिंग को रहता है कि अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी, अब अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी बोला है, इसमें ऐसा बोला है ना कि अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी दो एक लॉयर वॉयर देने के लिए, अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी टू रिप्रेजेंट। बट दिस इज अ ग्रे एरिया इफ यू लो, अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी किसको बोलोगे तुम? ठीक है, अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी टू मेक रिप्रेजेंटेशन। तो ये सब होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन में, याद रखना आप। ठीक है, प्यूनिटिव में आपको जो जो राइट्स है उसमें नहीं है। फॉर एग्जांपल प्यूनिटिव में 24 घंटे के अंदर पहली बार आपको पकड़ा तो लॉयर मिलना चाहिए, आपको ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताओ, और दूसरा कि 24 घंटे के सामने मजिस्ट्रेट के सामने पेश करो कि मजिस्ट्रेट आगे का बताए। यहाँ पहले इंस्टेंस में 3 महीना ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताना है कि नहीं बताना ऑफिसर पे है। और उसके बाद अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी टू मेक अ रिप्रेजेंटेशन, अब ये अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी क्या है मेरे को नहीं पता है, दिस इज अ ग्रे एरिया। ऑफिसर को कब लगेगा कि अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी क्या है? तो ये प्रिवेंटिव डिटेंशंस के जो लॉज होते हैं ना, इट इज वेरी हार्ड, इट इज वेरी स्ट्रिक्ट। अब सबसे ये समझ में आया सबको? प्रीति, आई गेस ये आपका डाउट था उस दिन, ये क्लियर है? प्लीज रेज योर हैंड एवरीवन। मधुरा, इकरा, प्रीति, शलाका, ज्योत, इज इट क्लियर गाइस? रेज योर हैंड्स। ओके, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर आपको लॉयर नहीं दिया जाएगा तो इट इज अलाउड और नॉट? रेज योर हैंड्स। यस, रेज योर हैंड्स, कम ऑन। या मधुरा? Yeah, sir, it is okay. It is a great. It is okay. It depends on the officer. ओके, एंड व्हाट अबाउट द पुनिटिव डिटेंशन गाइस? पुनिटिव डिटेंशन में आपको लॉयर मिलता कब है? या जोत? Sir, they need to provide a lawyer within 24 hours so that the person has the knowledge about why are they arrested. पहले ग्राउंड ऑफ अरेस्ट दो उसको, और फिर उसको बोलो तुम्हारे पास कोई लॉयर है तो अपना बुला लो, नहीं है तो पुलिस ऑफिसर विल प्रोवाइड हिम लॉयर, मतलब स्टेट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ये था प्यूनिटिव का। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, कितनों को पता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन? रेज योर हैंड्स। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था? रेज योर हैंड्स, कम ऑन, रेज योर हैंड्स गाइस। ओके, या प्रीति, व्हाट्स द डेट? 26 नवंबर 1949। ओके, और कमेंट्स कब हुआ था गाइस? 26 जनवरी 1950। करेक्ट। हम लोग ने 26 ऑफ जैन 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, और उसी के 1 महीने बाद बाद हमने प्रिवेंटिव डिटेंशन का एक लॉ बनाया। जैसे कि फरवरी 1950 में हमने ये लॉ भी बना दिया, जिस लॉ को बोला जाता है प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट ऑफ द ईयर 1950। ये याद रखना, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट ऑफ द ईयर 1950। ठीक है, ये वही था। और इसी चीज में ये प्रिवेंटिव डिटेंशन के लॉज बनाने के लिए बोला हुआ था। इनफैक्ट ये लॉ बनाया भी गया था। और ये ऐसी चीज है कि ये लॉ बना तो किया गया, अब किसी ना किसी को तो प्रॉब्लम होगी ना इस लॉ से। फॉर एग्जाम्पल देखो, प्रॉब्लम होती किसको है? पहली बात तो ये समझो, प्रॉब्लम इसको होती है जिसके साथ चीजें हुई रहती हैं। ठीक है, द वेरी फर्स्ट इंस्टेंट, कि जिसके साथ हुआ रहता है उसी को इस लॉ से प्रॉब्लम होगी। तुमको मेरे को अभी कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही रहेगी, क्योंकि कुछ है नहीं इसमें, हमारे ऊपर ये लॉज लगे नहीं है। तो जिसपे शायद ये लॉ पहली बार चार्ज हुआ रहेगा उसको तो प्रॉब्लम हुई रहेगी। तो एज फार एज आई कैन रिकॉल, ये एक सर थे ए के गोपालन, ही वॉज अ क्रिटिक ऑफ द गवर्नमेंट एट दैट टाइम, उनके ऊपर ये लॉ सबसे पहले अप्लाई हो गया था। ठीक है, अब ये लॉ जो है, जस्ट लेट मी, कैसे बताऊं मैं इसको, जस्ट गिव मी अ मिनट। लग गया मुझे से, जस्ट अ मिनट आवाज। अब मैं ये बताने से पहले तुमको ये बताने वाला हूँ
ये केस बताने से पहले, ये लॉ सबसे पहले अप्लाई हुआ था सर ए.के. गोपालन पे, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों को मुझे ये पूछना है, ये ए.के. गोपालन सर पे अप्लाई हुआ था। आप लोग को याद है हमने पढ़ा था कि सुप्रीम कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू की पावर है, याद है? अगर याद है तो प्लीज टेल मी कौन से आर्टिकल के अंदर है। ओके, सिर्फ प्रीति को पता है, बाकी लोग मधुरा, इकरा, शलाका, जो देखते हैं। मधुरा, डोंट यू नो? सर रिकलेक्ट नहीं कर पा रही मैं अभी। ओके, इकरा, इकरा। Even I don't remember. अरे रिवाइज करो गाइस। शलाका एंड जो तो आप सुनो। प्रीति यू नो ना, प्लीज टेल बेटा। Article 13. आर्टिकल 13 करेक्ट। अगर आर्टिकल 13 देखोगे तो आर्टिकल 13 में हमने पढ़ा हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट्स के पास जुडिशियल रिव्यू की पावर है, कोर्ट चेक कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज के बारे में पहले बात करना है। देखो, दो चीज होती है। अब लॉ का जो हिसाब होता है ना, उसमें दो इंस्टांस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहला तो होता है लॉ बनाना, और उसके बाद आता है एक फेज जिसमें आप बोलते हो कि लॉ बन चुका है, अब लॉ को अप्लाई करो। ये दो फेज आते हैं। लॉ बनाना किसका काम होता है? लॉ बनाने का काम होता है लेजिस्लेचर का। लेजिस्लेचर लॉ बनाता है, मेक्स लॉ। ये लॉ को अप्लाई करने का काम किसका होता है? तो ये काम होता है एग्जीक्यूटिव का, जो आप लोग बन के करोगे, राइट। अब जो आप आर्टिकल इफ यू कैन सी, इसमें ध्यान से देखोगे ना, तो आर्टिकल 21 में आप लोगों को यही देखने मिलता है कि नो वन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। प्लीज रीड योर बैरक्स। एक बार अपने बैरक्स खोलो और मैं भी आपको दिखाता हूँ। हम्म, अपने बैरक्स खोल लो, उसमें आर्टिकल 21 पे जाओ। My barrack visible, guys. Not yet. Okay, okay. Is it now? Is it now visible, guys? No, sir. स्क्रीन विजिबल नहीं है। Okay, just tell me if it is. अब है क्या? नो सर। So, क्या हो गया है? Is it now? यस सर, अभी दिख रहा है। Okay. So please see at this article 21 that tells कि no person shall be deprived of his life and personal liberty except according to procedure established by law. ये वाली लाइन आप लोग को नोटिस में रखनी है। इसमें जो लिखा है स्पेसिफिकली प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। अभी द प्रॉब्लम इज व्हाट कि जस्ट अ मिनट, आपकी जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है ना, वो कहाँ पे है? लॉ बनाना होता है एक लेजिस्लेचर का, और एक होता है अप्लाई करना, ठीक है। जब आप बोलते हो ना कि आपके पास जुडिशियल रिव्यू की पावर है, तो इसको बोलते हैं, जब आपका जुडिशरी के पास पावर है सिर्फ ये चेक करना कि कहीं एग्जीक्यूटिव, तो ये वाली चीज क्या है, ये जो अप्लाई करने वाली है ना, अप्लाई कर रहे एग्जीक्यूटिव जो अप्लाई कर रहा है उसको बोलते हो आप प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। एक तो लॉ का फेज होता है बनाना, और दूसरा होता है कि अप्लाई करना। तो जो अप्लाई करने वाला टाइम है उसको बोलते हैं प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। इसको यू कॉल इट एज प्रोसीजर
एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ठीक है। अब दूसरी चीज क्या है कि तुमको जो आर्टिकल 21 में जुडिशियल रिव्यू वगैरह की चीज की बात दी गई है ना, तुम सिर्फ इस पे कर सकते हो। आर्टिकल 13 में जुडिशियल रिव्यू है और उसमें बोला है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। मतलब तुम्हारा जो जुडिशियल रिव्यू है वो सिर्फ ये पार्ट चेक कर रहा है कि कहीं लॉ था क्या, और लॉ था तो क्या प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ फॉलो किया था। तुम उससे ये तो चेक कर ले रहे हो कि एग्जीक्यूटिव आर्बिट्रेरीनेस क्या है, ये वाला पोर्शन यू आर एबल टू चेक, लेकिन ये तो लिखा ही नहीं था उसमें। तो तुमको नहीं लगता कि जब जुडिशियल रिव्यू का स्कोप बहुत लिमिटेड कर दिया गया है, जब वो सिर्फ यही पार्ट चेक कर सकता है कि लॉ का प्रोसीजर फॉलो हुआ है कि नहीं। क्योंकि हो सकता है कभी कभी लेजिस्लेचर ने एक ऐसा लॉ बना दिया हो जो कि सही नहीं है, जो लॉ ही फेयर नहीं है, जो लॉ ही जस्ट नहीं है, या जो लॉ ही लीगल नहीं है या लॉजिकल नहीं है। लेकिन ये तो चेक करने का लिखा ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, और सुप्रीम कोर्ट भी उसको एज इट इज फॉलो करता था। तो ये वाली चीज ब्रीच नहीं कर रही है क्या प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को? ये वाली चीज कि जुडिशियरी इज ऑलरेडी एबल टू चेक कि एग्जीक्यूटिव लॉ फॉलो कर रहा है कि नहीं, सिर्फ इतना ही चेक कर पा रहा है जुडिशियरी। और दूसरी चीज तो चेक ही नहीं कर पा रहा है कि भाई लेजिस्लेचर ने जो लॉ बनाया है सही है कि गलत है। क्या यहाँ तक मेरे साथ सब बैठा पा रहे हो? रेज योर हैंड्स इफ यू आर एबल टू, नॉट देन आस्क मी। Sir, can you repeat once again? ओके ओके, नो इश्यूज। देखो मैं जो बता रहा हूँ सिर्फ उस पे ध्यान दो, ये पूरा हटाओ, अभी दिमाग से हटा दो ये। जस्ट सी दिस। लॉ का दो तरीका होता है, लॉ के दो फेसेस होते हैं। पहला होता है लॉ बनाना, दैट इज मेक, लॉ को बनाना। और दूसरा होता है लॉ को अप्लाई करना। ठीक है। लॉ अप्लाई करना और लॉ को मेक करना। मेक करने का काम लेजिस्लेचर का है, आपका लेजिस्लेचर लॉ बनाता है। और अप्लाई करने का काम आपके एग्जीक्यूटिव का है। ठीक है। अप्लाई करने का काम एग्जीक्यूटिव का। ये जो अप्लाई करने वाला फेस है उसको बोलते हैं प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। कि आप बराबर लॉ को वैसे ही तो नहीं, वैसे ही अप्लाई कर रहे हो ना जैसा लिखा हुआ है कानून में। इसको बोलते हैं प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। और आपके आर्टिकल 21 में क्या लिखा है? आर्टिकल 21 में आपके लिखा है कि आप अगर किसी की भी पर्सनल लाइफ या लिबर्टी लेना चाहते हो तो आपको चेक करना है कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ फॉलो हुआ है कि नहीं। फॉर एग्जांपल लुक एट दिस वंस अगेन। आई होप माय डायरेक्ट इज विजिबल। Yes, sir. अभी ये चीज देखो, इसमें क्या लिखा है। आप किसी की पर्सनल, आप लोग को मैंने ये भी बताया कि 20 और 22 आपकी लिबर्टी ही बचाता है, क्योंकि लिबर्टी इज प्रेशियस। इसमें सीधा सीधा लिखा है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। इसमें सिर्फ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ की बात किया हुआ है कि आपको अगर किसी की पर्सनल लाइफ और लिबर्टी लेनी है तो आपको क्या फॉलो करना है, कि लॉ बराबर बना है वो पार्ट, ये वाला पार्ट, या फिर सिर्फ ये अप्लाई वाला पार्ट। रेज योर हैंड्स। कौन सा पार्ट आपको चेक करना है, अप्लाई वाला पार्ट या लॉ बना कैसे है वो वाला पार्ट? ये इकरा। We have to check both of it, like the procedure established by law. लेकिन वहां पे सिर्फ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ लिखा है। उसका मतलब होता है कि जो लॉ अप्लाई करने वाला पार्ट है, जो हाँ मधुरा, यू वर सेइंग समथिंग। No, I was just saying वही कि we have to check procedure established by law. एक्चुअली में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ लिखा है। प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब अप्लाई करने वाला पार्ट, लॉ कैसे बना है वो नहीं। यहाँ तक क्लियर है इकरा? Yes, sir. ठीक है। ये चीज अब आप लोग नोटिस करो। मैं समझ रहा हूँ वो कहाँ पे गड़बड़ हुआ, बट ठीक है। देखो मैं ये बोल रहा हूँ, ये प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का मतलब होता है सिर्फ अप्लाई करने वाला पार्ट, ये लॉ का बनाने वाला पार्ट की बात भी नहीं कर रहा है। जब आपके जुडिशियल रिव्यू में मान लो कि सिर्फ यही दिया, आर्टिकल 21 सिर्फ इसी की बात कर रहा है और जुडिशियल रिव्यू भी फिर इसी पे लगेगा। आर्टिकल 21 बोल रहा है कि आप किसी की लाइफ ले सकते हो अगर प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ बराबर है। मतलब मान लो मैंने एक लॉ बना दिया, उस लॉ में लिख दिया कि आप अगर किसी ने ट्रैफिक रूल तोड़ा तो उसकी जान ले सकते हो,
और ये प्रोसीजर होगा। तो क्या ये सही लॉ है क्या? जस्ट थिंक लाइक दिस। मैंने क्या बोला कि अभी आपके पास आर्टिकल 21 में ये लिखा है कि आप किसी की लाइफ एंड लिबर्टी नहीं ले सकते। यहाँ पे तो ये लिखा है नॉर्मली कि लाइफ और पर्सनल लिबर्टी नहीं ले सकते नॉर्मल केस में, लेकिन अगर प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ करोगे तो ले सकते हो, देन इट इज अलाउड। तो मैंने तो लॉ बना दिया और लॉ में लिख दिया कि ट्रैफिक कोई ब्रीच करेगा और उस ब्रीच किया तो आप उसकी लिबर्टी और लाइफ ले सकते हो। ये लॉ में है, लिखा हुआ है और कैसे लिख करना है वो भी मैंने प्रॉपर लिखा हुआ है। और अगर एक एग्जीक्यूटिव होगा और वो ये प्रॉपर फॉलो करता है तो जुडिशियल रिव्यू सिर्फ इतना ही पार्ट को लग रहा है। लेकिन तुम सोचो, क्या ये लॉ जो मैंने बनाया है ट्रैफिक रूल के लिए ये सही है? जस्ट रेज योर हैंड्स। या इकरा? No, sir, it's not right. नो, इट्स नॉट राइट। लेकिन आर्टिकल 21 में तो ये लिखा ही नहीं है कि आप लॉ बनाने का प्रोसीजर भी चेक करो। उसमें तो सिर्फ ये लिखा है कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। देखो कि क्या प्रोसीजर दिया है लॉ में, उसमें ये नहीं बोला है लॉ कैसे बना है वो चेक करो। ठीक है, अब यू विल गेट इट नाउ। ये चीज हटाना है मेरे को। तो इस केस में सिर्फ एग्जीक्यूटिव पे चेक था। आर्टिकल 21 में व्हेन इट वाज रिटन कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, तो जुडिशरी ना सिर्फ यही चेक कर पाती थी कि क्या प्रोसीजर फॉलो हो रहा है। जुडिशरी के पास सिर्फ ये चेक करने का पावर था, ये चेक करने का पावर नहीं था। जुडिशरी ये चेक नहीं कर पा रही थी कि क्या जो लॉ बना है वो सही है, क्या जो लॉ बनाया है लेजिस्लेचर ने क्या वो लॉ फेयर है, ये नहीं चेक कर पा रही थी। क्या ये लॉ जस्ट है, ये नहीं चेक कर पा रही थी। क्या ये लॉ लॉजिकल है, ये भी नहीं चेक कर पा रही थी। जब भी कोई ऐसा चीज होता है कि सिर्फ आपको ये वाला पार्ट चेक करने दिया हुआ है कि एप्लीकेशन हो रहा है कि नहीं लॉ का, सिर्फ ये वाला पार्ट अगर आपको चेक करने दिया है तो आप उसको बोलते हो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। मतलब जुडिशरी को सिर्फ ये पार्ट चेक करने का राइट दिया हुआ है कि एप्लीकेशन बराबर है कि नहीं। लेकिन अगर जुडिशरी कल को अपना स्कोप बढ़ा ले और जुडिशरी बोले नहीं नहीं हम सिर्फ ये नहीं चेक करेंगे, हम ये भी चेक करेंगे कि क्या लॉ सही है, क्या लॉ तो गलत नहीं है। अगर जुडिशरी कल को ये भी चेक करने लगा, मतलब नाउ जुडिशरी इज चेकिंग बोथ, ये भी और ये भी। जब जुडिशरी ये दोनों चेक करता है ना तो आप उसको बोलते हो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। आप उसको बोलते हो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। मेरे को पता है थोड़ा हार्ड हो रहा होगा बट मैं वापस से एक बार बता रहा हूँ। पहले एक बार मेरे को बताओ इफ यू गाइस अंडरस्टूड। रेज योर हैंड्स अगर समझ गया है तो। ओके, इकरा, मधुरा, जोत, ओके, प्रीति एंड शलाका, यू गाइस डिडंट गॉट इट? सर समझा, बट आई जस्ट वांट अस कि दोनों मिला के द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, राइट? नॉट जस्ट द लॉ मेकिंग पार्ट। राइट, करेक्ट। दोनों मिला के ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है कि उसमें वो भी चेक कर रहे हो कि जो लॉ बना है वो भी तो सही है ना, ऐसा। ठीक है प्रीति, डिड यू गॉट इट? हाँ सर, बस थोड़ा सा बाउंसर गया। रुको, वेट, एक बार और देखो। मैं जो चीज बता रहा हूँ ना तुम फोकस करो उस पर। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं रिपीट करने में गाइस, लेकिन फोकस करो एक बार, ठीक है? एक बार और। लॉ बनाने के दो स्टेज होते हैं। एक होता है लॉ बनाना, मेकिंग वाला पार्ट। मेरे को ये बताओ लॉ बनाता कौन है प्रीति? लॉ कौन बनाता है गाइस? कम ऑन, यू कैन से या जो। Legislature. लेजिस्लेचर मेक्स द लॉ, ये चीज। और एक पार्ट होता है लॉ बना हुआ लॉ को अप्लाई करना, ये है एप्लीकेशन वाला पार्ट। अप्लाई करने का काम कौन करता है गाइस? या शला का? सर द एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव। अब तुम सोचो, एग्जीक्यूटिव लॉ तब अप्लाई करेगा ना जब लेजिस्लेचर ने वो लॉ बनाया होगा। एग्जीक्यूटिव तो तभी अप्लाई कर पाएगा अगर एग्जीक्यूटिव ने जैसा लॉ में लिखा है। लॉ में लिखा है कि किसी ने किसी का मर्डर किया तो सबसे पहले उसको कोर्ट में लेके जाओ, कोर्ट में लेके जाके उसका गुनाह सिद्ध करो और गुनाह सिद्ध होने के बाद उसको हैंग टिल डेथ करो। ये हो गया प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ कि लॉ में लिखा है कि आपको ऐसा चेक करना है, फिर ही आप किसी इंसान की लाइफ और लिबर्टी ले सकते हो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21।
लेकिन अगर पुलिस वाले ने उसको कोर्ट में ना ले जाके एनकाउंटर कर दिया, तो क्या उसने प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ फॉलो किया? रेज योर हैंड्स। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ क्या या इकरा? He did not follow the procedure. प्रीति समझा आपको ये? सर, यस सर। ठीक है, तो उसने प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ नहीं फॉलो किया। इस केस में कोर्ट ये चेक करेगी कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ फॉलो हुआ है कि नहीं। ये नहीं फॉलो हुआ है, ठीक है। तो अब जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था ना, उसमें सिर्फ इतना लिखा है कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ ये वाले पार्ट के लिए लिखा हुआ था कि एप्लीकेबल पार्ट प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। तो मतलब आपका आर्टिकल 21 अलाउ कर रहा है, मतलब जुडिशियल रिव्यू भी सिर्फ इसी पार्ट पे होता था पहले। जुडिशरी भी सिर्फ इसको चेक कर पा रहा था। कोर्ट जो है ना, कोर्ट को पहले पावर बस ये चेक करने की थी। नाउ सिनेरियो इज चेंज्ड। अब अगर लेजिस्लेचर ने, तुम सोचो, अगर कल को कोई ऐसा आदमी आ गया लेजिस्लेचर पे जिसने एक कानून बना दिया ऐसा कि मोटर व्हीकल आया एक्ट के अंदर अगर कोई सिग्नल चालान तोड़ता है, ठीक है, सिग्नल चालान तोड़ता है तो उसको हैंग टिल डेथ करो। ये तो एक लॉ है। और हैंग टिल डेथ करने के लिए क्या करना है? बस इंक्वायरी करो और इंक्वायरी करके उसको फांसी की सजा सुनाओ। लॉ तो बन गया। और एक पुलिस वाला आया, आरटीओ वाले ने देखा कि किसी ने सिग्नल तोड़ा है। उस आरटीओ वाले ने क्या किया? उस आदमी को पकड़ा, प्रोसीजर फॉलो किया और उसको फांसी के फंदे पे लटका दिया। क्या इस केस में पुलिस वाले ने प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ फॉलो किया? पहले इतना बताओ मेरे को, रेज योर हैंड्स। या मधुरा? Yes, he did. ओके, इकरा मेरे को ये बताओ, क्या ये लॉ सही है? No, sir. लेकिन जुडिशरी इसमें कुछ कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि जुडिशरी को ये चेक करने का पावर ही नहीं है। जुडिशरी को सिर्फ प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ लिखा हुआ है, तो ये है ही नहीं। तो ये तो आर्बिट्ररीनेस हो सकता है, ये मिसयूज हो सकता है कि कोई भी ऐसा कानून बना सकता है जो अपने मन से उसके सूट करता हो। तो ये चीज बहुत रॉन्ग है ना। ये फेयर लॉ नहीं है, ये जस्ट लॉ नहीं है, ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को ब्रीच कर रहा है, नहीं फॉलो कर रहा है। तो पहले जुडिशरी भी यही करता था। जुडिशरी ना एक्चुअली पहले बहुत कॉन्स्टिट्यूशन में जैसा लिखा है वैसे का वैसा फॉलो करता था। इस चीज को अगर मैं बोलूंगा ना कि जुडिशरी जब ये फॉलो कर रहा है, तो उसको मैं बोलूंगा जुडिशरी फॉलो कर रहा है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, कि जैसा का जैसा कानून में लिखा है वही करो। इस केस में जुडिशरी इज नॉट हैविंग द पावर टू चेक दिस पार्ट, कि जो लेजिस्लेचर लॉ बना रहा है वो सही है या गलत है, ये नहीं चेक कर पा रहा है। क्या ये सबको क्लियर हुआ? प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ क्लियर हुआ सबको? रेज योर हैंड्स। ओके, प्रीति, मधुरा, शलाका। Yes, sir. ओके, अब एक दूसरा सिनेरियो। अब दूसरे सिनेरियो में क्या है मालूम है क्या? दूसरे सिनेरियो में जुडिशरी के पास दोनों पावर है। लॉ मेकिंग भी चेक कर सकता है और लॉ का एप्लीकेशन भी चेक कर सकता है। जब जुडिशरी के पास ये दोनों पावर रहता है कि वो ये भी चेक कर रहा है कि मेकिंग भी बराबर है और अप्लाई भी, मतलब लॉ भी फालतू का नहीं है, लॉ बराबर बना है और एप्लीकेशन भी बराबर है, तो उस केस में बोलते हो आप कि ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है। कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब होता है कि लॉ भी सही है, लॉ का प्रोसीजर भी बराबर फॉलो हो रहा है। मतलब इस केस में, पहले केस में आप सिर्फ एग्जीक्यूटिव पे चेक रख रहे थे, यू वर जस्ट कीपिंग चेक ऑन एग्जीक्यूटिव, इस पे नहीं, नो चेक ऑन लेजिस्लेचर। लेकिन दूसरे केस में यू आर कीपिंग अ चेक ऑन बोथ, यू आर कीपिंग अ चेक ऑन लेजिस्लेचर ऑल्सो, कि कहीं लेजिस्लेचर ने तो कोई आलतू फालतू लॉ नहीं बनाया है, एंड ऑल्सो यू आर कीपिंग अ चेक ऑन एग्जीक्यूटिव। इस केस को बोलते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। नाउ इज इट क्लियर टू एवरीवन? रेज योर हैंड्स। ओके, नाइस, ठीक है, बहुत बढ़िया। आप मेरे को बताओ, दोनों सिनेरियो में से अच्छा कौन सा है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ या प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ? रेज योर हैंड्स। ओके, या इकरा? Due process of law. ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। अब आते हैं सर ए.के. गोपालन पे। आपके जो ए.के. गोपालन सर थे, मैंने बोला पार्लियामेंट ने एक लॉ बनाया है, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट ऑफ द ईयर 1950।
और उसके अंदर ए के गोपालन सर को जेल में डाल दिया गया था। ठीक है, ए के गोपालन सर के ऊपर ये लॉ का असर हुआ था, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट का। तो डेफिनेटली ए के गोपालन सर को फील हुआ होगा कि यार ये क्या है। अब ए के गोपालन सर ने इसको कोर्ट में लेके चले गए। प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट में ए के गोपालन सर को प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर जेल में डाल दिया गया। ठीक है, जिसका मैंने kept it. जिसका मैंने preventive detention. तो अपने ए के गोपालन सर को इस केस में जेल में डाला गया। तो ए के गोपालन सर ने इस एक्ट को ही चैलेंज कर दिया। ये पूरा का पूरा एक्ट ही चैलेंज कर दिया ए के गोपालन सर ने इन सुप्रीम कोर्ट। और चैलेंज करके बोला कि सर ये लॉ ही इनवैलिड है। ये लॉ को ही चैलेंज कर दिया और ये केस बन गया ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950। इस केस में ए के गोपालन सर ने प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट को ही चैलेंज कर दिया था। अब कोर्ट में इन्होंने आर्ग्यूमेंट क्या दिया? अच्छा प्लीज रिमेंबर, उस टाइम पे कोर्ट वाज फॉलोइंग प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। कोर्ट बस ये देखता था कि क्या लॉ है। अब कोर्ट में क्या हुआ, ए के गोपालन सर ने आर्ग्यू किया कि सर देखो मेरी लिबर्टी विबर्टी बंद कर ली गई है, ऐसा ऐसा केस है। तो कोर्ट ने ए के गोपालन सर को पूछा कि एक बात बताओ, तुमको कौन से एक्ट के अंदर अंदर डाला गया है? तो इन्होंने बोला सर प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के अंदर मुझे अंदर डाला गया है। इन्होंने बोला ठीक है। तो इन्होंने बोला एक बात बताओ, एक्ट है ना? तो ए के गोपालन सर ने बोला सर एक्ट तो है, लेकिन ये एक्ट गलत है। ये एक्ट इसलिए गलत है क्योंकि इसमें मेरी लाइफ और लिबर्टी को अंदर लिया जा रहा है, और ये आप ये नहीं चेक कर रहे हो कि क्या ये लॉ सही है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये लॉ ही फेयर नहीं है, ये लॉ ही जस्ट नहीं है, ये लॉ ही प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो नहीं कर रहा है। ए के गोपालन सर ने ये आर्ग्यू किया, लेकिन उस टाइम पे कोर्ट वाज फॉलोइंग प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो कोर्ट ने ए के गोपालन सर को पूछा यार सर देखो एक लॉ है। ए के गोपालन ने बोला हाँ है। तो बोला उस लॉ के सारे प्रोसीजर फॉलो हुए हैं? उसने बोला हाँ हुए। तो बोले फिर बस ना, सवाल खत्म। हम फॉलो करते हैं प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, हम ये नहीं फॉलो करते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो वी आर नॉट एबल टू चेक दिस पार्ट। हम ये चेक नहीं कर सकते। क्या ये समझ में आया सबको? ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास समझ में आया? मधुरा समझा? इकरा ओके, जोत शलाका प्रीति, प्रीति आपको समझा? प्रीति आई एम नॉट एबल टू हियर यू बेटा। ओके, बहुत बढ़िया। मेरे को कौन बताएगा? आई वांट टू नो कि क्या हुआ था वो केस में, मेरे को वो बता दो कोई। रेज योर हैंड जो बता सकता है। या प्रीति? सर मतलब जितना मुझे अभी पता है, लाइक ए के हम्म, गोपालन सर चैलेंज द कोर्ट, द स्टेट हम्म, ऑफ मद्रास इन 1950 कि ही सेड कि दिस एक्ट इज नॉट फेयर ओके, एंड हाँ, ये सही है, नेचुरल जस्टिस, सॉरी, सही है, बोलो। या दिस एक्ट इज नॉट फेयर एंड हम्म, इट ये वो PONG, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। हाँ या इट डजंट डिफाइन प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। करेक्ट। लाइक उनका लाइफ एंड लिबर्टी भी ये लोग कोर्ट ने, आई कैंट एक्सप्लेन प्रॉपरली, अच्छा सॉरी मेरे फॉर को बस दैट। इतना बता दो कि ए के गोपालन सर को बेल क्यों नहीं मिला? क्या लॉ सही था? नो आइडिया सर। ओके ठीक है, या इकरा? Because at that time we were following procedure established by law. So the procedure was followed. That's why he did not करेक्ट, get. करेक्ट। अब मैं तुमको एक चीज ना मंत्रा देता हूँ, पहले मैं वापस से ये केस बताता हूँ, लेकिन आई विल जस्ट शो यू वो मंत्रा। आर्टिकल 21 क्या बोलता है? आपको लाइफ एंड लिबर्टी है, यू हैव द राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी।
एंड व्हेन आई से राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, आपकी लाइफ और लिबर्टी कब होगी? व्हेन यू आर लिविंग लाइफ ऑन योर ओन चॉइस एंड डिग्निटी। जब आप अपनी लाइफ अपने खुद के चॉइस और डिग्निटी पे जी रहे हो, वही होगी ना लाइफ एंड लिबर्टी। अगर मैं आपको बोल दूं कि आपको लाइफ एंड लिबर्टी है ही नहीं, मतलब चॉइस एंड डिग्निटी नहीं है, आर्टिकल 21 के हिसाब से लाइफ मतलब सिर्फ जीना नहीं होता है, मियरली लिविंग नहीं होता है। प्लीज रिमेम्बर, इट्स नॉट जस्ट मियरली लिविंग, सिर्फ जीना नहीं होता है। उसमें ऐसा होता है कि लिविंग विद चॉइस एंड डिग्निटी, मियरली लिविंग नहीं होता है। आर्टिकल 21 का मतलब ये होता है। अब आप लोग ये चीज तो एक अपने दिमाग में पहला बैठा लो। आर्टिकल 21 में क्या होता है, उसमें जो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी लिखा है, उसका मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि बस जियो। उसका मतलब है यू हैव द राइट टू लिव विथ योर चॉइस एंड डिग्निटी। ठीक है, पहली चीज, अगर तुम्हारे पास चॉइस है तो सिर्फ इतना नहीं कि तुम जी रहे हो, तुम्हें जो करना है वो तुम कर सको। ए के गोपालन सर के केस में क्या हुआ, मैं तुमको वो बताता हूँ। ए के गोपालन सर वॉज द क्रिटिक ऑफ एक्चुअली कांग्रेस गवर्नमेंट दैट टाइम। ए के गोपालन सर को प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के अंदर जेल में डाल दिया गया था। प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के अंदर जेल में डाल दिया गया, 1950 के लॉ थे ये। अब वो एक्ट के अंदर व्हेन ए.के. गोपालन वाज इन द जेल, ही बेसिकली चैलेंज्ड दिस एक्ट ओनली। और उन्होंने चैलेंज किया, कौन से ग्राउंड पे किया? उन्होंने चैलेंज करके ये बोला कि सर ये जो एक्ट है ना, ये एक्ट ही फेयर नहीं है, ये एक्ट ही जस्ट नहीं है, लॉजिकल नहीं है, ये एक्ट ब्रीच कर रहा है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को। ठीक है, तो मेरे को बेल दे दो। लेकिन कोर्ट ने बोला हम ये चीज देख ही नहीं सकते हैं। कोर्ट ने बोला सर ये चीज वी कांट सी, बिकॉज आज हम बस इतना देखते हैं कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ फॉलो हो रहा है कि नहीं। तो ए.के. गोपालन सर को उन्होंने पूछा आपको जिस कारण से जेल में डाला गया है क्या उसमें कानून है? तो बोला हाँ कानून तो है सर, ये कानून है प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट। तो कोर्ट ने बोला बस ना, कानून में जेल डाला है तो आपको जेल होगी। हम ये पार्ट नहीं चेक कर सकते क्योंकि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं है। देयर इज न्यू नॉट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। हम सिर्फ ये चेक कर सकते हैं कि क्या लॉ के हिसाब से जेल में डाले गए हो आप, इसलिए ए.के. गोपालन सर को बेल नहीं हुई। क्या ये पार्ट क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? अब क्लियर है क्या? रेज योर हैंड्स सब लोग, कम ऑन। ओके ठीक है, आई होप इट इज क्लियर नाउ। अब ये केस में ए.के. गोपालन सर में तुम ध्यान दो ना, तो कोर्ट फॉलो कर रहा था सिर्फ बुक रीडिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब मेरे को एक बात बताओ, मैं इसको नैरो बोलूंगा कि वाइडर बोलूंगा जो कोर्ट ने किया? इसको नैरो इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 21 बोलूंगा या वाइडर इंटरप्रिटेशन? यस जो Narrow interpretation. करेक्ट। मधुरा एकरा आप लोग भी यही बोल रहे हो, नैरो इंटरप्रिटेशन? Yes, छोटी sir. सोच वैसा। इस केस में जो कोर्ट ने फॉलो किया उसको बोलते हैं नैरो इंटरप्रिटेशन, कि कोर्ट जैसा का जैसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वही फॉलो कर रही है। लेकिन तुरंत इस केस के बाद एक केस होता है जिस केस को बोलते हो आप लोग, एक तो ये केस हो गया ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, केस ऑफ 1955। अब इस केस के बाद एक दूसरा केस होता है जिसमें वापस से चैलेंज होता है आर्टिकल 21। दिस केस इज ऑफ मेनका गांधी केस। इस केस में भी वापस से और आर्टिकल, यस सर ए.के. गोपालन 1950 का है ना? क्या लिख दिया मैंने? 55। हाँ ओके ओके ठीक है ठीक है, हाँ 1950। और सर ये उसमें लाइक एंड डिसीजन यही था कि मतलब वो हार गए राइट ए.के. गोपालन। राइट, हार गए क्योंकि प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ चल रहा था ना। तो उसके लिए अगर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होता तो लॉ भी चेक करते, ठीक है। लेकिन मेनका गांधी केस में ये चीज का इंटरप्रिटेशन बदल गया। देयर वाज अनदर केस ऑफ 1978। इस केस को याद रखना है आपको। ये केस का नाम है मेनका गांधी केस। मेनका गांधी केस यानी कि मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं कभी कभी इसको, 1978 का केस है। इस केस में एक्चुअली मेनका गांधी का पासपोर्ट जब्त कर लिया रहता है, तो शी गोज अगेंस्ट हर ओन, मतलब ये इंदिरा गांधी की बहू रहती है, संजय गांधी की वाइफ, तो उनके खिलाफ कोर्ट में जाती है। और इसमें कोर्ट अब फॉलो करता है
जिसको बोलते हैं आप प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। कोर्ट एक्चुअली क्या हुआ रहता है, मेनका गांधी का पासपोर्ट सीज कर लिया रहता है, जिसके वजह से वो देश छोड़ के बाहर जा नहीं पाती है, तो वो कोर्ट में जाती है। तो कोर्ट बोलता है, इस बार कोर्ट बोलता है कि क्यों आपने लॉ, मतलब आपने क्यों इनका पासपोर्ट सीज किया, क्या कोई लॉ है? तो यूनियन गवर्नमेंट बोलती है हाँ लॉ है। तो कोर्ट बोलती है अब कि क्या ये लॉ सही है, तो कोर्ट को मालूम पड़ता है कि ये लॉ ही गलत है। तो अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो इस टाइम कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन बढ़ा दिया। अब कोर्ट दोनों चेक कर रही है कि लेजिस्लेचर ने जो लॉ बनाया है या जो लॉ है, क्या वो लॉ जस्ट है, क्या वो लॉ राइट है, क्या वो लॉ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो कर रहा है। और दूसरी चीज ये भी चेक करने लग गई अब कोर्ट यहाँ से कि जो एग्जीक्यूटिव एप्लीकेशन वाला काम कर रहा है, वो लॉ बनाना और लॉ का एप्लीकेशन दोनों चेक होने लगा। तो इस केस को हम बोलते हैं, यही हो गया ना ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो अब से कोर्ट इज फॉलोइंग ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। मेनका गांधी केस से जो कोर्ट फॉलो करता है वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इसीलिए कभी कभी बोला जाता है कि कोर्ट गेव अ वाइडर इंटरप्रिटेशन टू आर्टिकल 21। वाइडर इंटरप्रिटेशन टू आर्टिकल 21। अगर आप नोटिस कर रहे हो तो सेम आर्टिकल 21 को नैरो इंटरप्रिटेशन दिया था। कौन से केस में? ए के गोपालन केस में। लेकिन मेनका गांधी केस में इन्होंने उसका स्कोप बढ़ा दिया, क्योंकि वहां पे उन्होंने बोला लाइफ इज लिविंग विद चॉइस एंड डिग्निटी। इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला लाइफ इज नॉट मियर एग्जिस्टेंस, लाइफ इज लिविंग विद चॉइस एंड डिग्निटी। और इस केस में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो होने लगे अब। तो अब स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू बढ़ा दिया गया है कि कम कर दिया गया है मेनका गांधी केस में? रेज योर हैंड्स। यस इकरा। इंक्रीज कर दिया है। करेक्ट। अब मेरे को बताओ, मेनका गांधी केस में कौन सा फॉलो हुआ है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ या प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ? या प्रीति ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। समझ गए? तो अब भले ही आपके कॉन्स्टिट्यूशन में वहां पे प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ लिखा है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन है जो, अब सुप्रीम कोर्ट क्या फॉलो करती है, अब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करती है। मतलब लॉ कैसा है, सही है कि गलत है वो भी, और दूसरा लॉ अप्लाई कर रहे हैं जो, वो भी सही से चेक कर रहे हैं कि नहीं। क्या ये क्लियर है सबको? इज इट क्लियर गाइस? ओके ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है। तो जब पहला था ना, जब उसमें चेक करते थे कि एप्लीकेशन बराबर है कि नहीं, तो वो होता है कि एग्जीक्यूटिव की आर्बिट्रेरीनेस चेक करता था, लेजिस्लेटिव आर्बिट्रेरीनेस नहीं चेक करता था। लेकिन जैसे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आ गया, आप दोनों चेक कर रहे हो, एग्जीक्यूटिव आर्बिट्रेरीनेस ऑल्सो और वो भी। याद रखना, मेनका गांधी केस के बाद ही आप आर्टिकल 21 को एज अ अम्ब्रेला ऑफ राइट्स बोलते हो। इस केस ने इतना बड़ा बना दिया आर्टिकल 21 को कि उसके बाद आप हर राइट को आर्टिकल 21 के अंदर डाल देते हो। क्या यहाँ तक क्लियर हो सब मेरे साथ? इसीलिए अगर क्वेश्चन आया कि विच राइट इज अम्ब्रेला राइट, तो आप कौन सा लिखोगे? या रेज योर हैंड्स, या शलाका यू नो? Article 21. ओके। तो क्या अभी एग्जीक्यूटिव आर्बिट्रेरीनेस चेक हो रहा है या लेजिस्लेटिव आर्बिट्रेरीनेस ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के बाद? रेज योर हैंड्स। क्या जो? Both are being checked. करेक्ट, नाइस, वेरी ग्रेट। ठीक है। अब तुमने कभी, यहाँ तक सब ठीक हो, आर्टिकल 21 की ये वाली चीज सबको समझ में आई? किसी को कोई डाउट है? ओके ठीक है। कोई डाउट है तो रेज योर हैंड्स एक बार। प्रीति आपको डाउट है कोई? सर कैन यू रिपीट वो आर्बिट्रेरी लॉ सो आई कैन राइट डाउन? हाँ, वो एक्चुअली कुछ है नहीं। वो एग्जीक्यूटिव आर्बिट्रेरीनेस मतलब जब पुलिस वाला बिना लॉ फॉलो किए कुछ करता है ना, तो उसको बोलते हो कि एग्जीक्यूटिव है ना, वो अप्लाई करने वाले को एग्जीक्यूटिव बोलते हो। अगर कोई लॉ फॉलो नहीं कर रहा है पुलिस वाला और अपने मन से किसको भी सिर्फ सताने के लिए वो कर रहा है, तो आप बोलोगे एग्जीक्यूटिव आर्बिट्रेरीनेस। और उसी तरह अगर कोई फालतू का लॉ लेजिस्लेचर बना रहे बिना किसी चेक के, तो उसको बोलोगे लेजिस्लेटिव आर्बिट्रेरीनेस। ठीक है। और हमारा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ दोनों चेक करता है कि ये दोनों नहीं होना चाहिए। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। आप मेरे को ये बताओ, कौन सा हमारा सिर्फ एक चेक करता है, एग्जीक्यूटिव आर्बिट्रेरीनेस कौन सा चेक करता है? रेज योर हैंड्स। एग्जीक्यूटिव आर्बिट्रेरीनेस कौन सा चेक करता है? सिर्फ एग्जीक्यूटिव आर्बिट्रेरीनेस। या मधुरा?
Sir, it checks if the executive have followed the हाँ, procedure and उन्होंने सारे rules and regulation अच्छे से follow किए हैं फॉलो या किया नहीं. नहीं, उसको क्या बोलते हैं? प्रोसीजर। Executive arbitrariness. एग्जीक्यूटिव आर्बिट्रेरीनेस चेक करने वाले को क्या बोलते हैं? प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, राइट? Yes. वो याद रखना, ठीक है? ओके, ठीक है, अब आगे मूव करते हैं। अब आर्टिकल 21 में सिर्फ इतना ही नहीं है, वी विल सी मेनी 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 थिंग्स। लेकिन उससे पहले एक चीज तुम कभी नोटिस करना, तुमने कभी नोटिस किया है कि नहीं पता नहीं, बट जितने भी क्रिमिनल केसेस होते हैं गाइस, जितने भी होने हैं, एनी नंबर ऑफ क्रिमिनल केसेस जिसमें किसी ने किसी का मर्डर कर दिया है, मान लो पर्सन ए हैज बीन मर्डर्ड, ये पर्सन ए ने मर्डर किया है, मर्डरर है, इस केस में देयर विल बी अक्यूज्ड, ठीक है? ये पर्सन ए ने पर्सन बी का मर्डर कर दिया, मान लो ए का मर्डर हो गया, बी इज द अक्यूज्ड। तो तुम्हारे मर्डर के लिए, ए के मर्डर के लिए कौन लड़ता है हमेशा पता है तुमको? स्टेट। लॉयर जो होता है वो हमेशा स्टेट का होता है। तुमने कभी ये नोटिस किया कि तुम्हारे लिए व्हाई स्टेट इज फाइटिंग? स्टेट क्यों कर रहा है मालूम है? क्योंकि स्टेट तुमको रिसोर्स की तरह देखता है। यू आर रिसोर्स ऑफ द स्टेट, यू आर रिसोर्स ऑफ द स्टेट। 9 आउट ऑफ 10 टाइम क्रिमिनल केसेस में ऐसे ही होता है कि स्टेट लड़ता है, ठीक है? क्यों? क्योंकि आप रिसोर्स ऑफ द स्टेट हो। और यही नहीं, आप सोचो आप बाइक चला रहे हो बिना हेलमेट के, आप चला रहे हो ना, देर इज अ पर्सन, पर्सन सी, जो विदाउट हेलमेट गाड़ी चला रहा है, तो तुमको स्टेट फाइन क्यों चार्ज करता है? ये भी सोचो, स्टेट तुम पे फाइन क्यों मार रहा है? भाई साहब इसलिए मार रहा है क्योंकि वो तुमको रिसोर्स की तरह देख रहा है, और वो नहीं चाहता है कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए और तुम मर जाओ। स्टेट को नहीं तो क्या पड़ी है? क्या ये चीज समझ में आई आप लोगों को? इज इट क्लियर टू यू गाइस? रेज योर हैंड्स, कम ऑन, अगर समझ गई है कि स्टेट क्यों तुम्हारे लिए इतना पागल हुआ रहता है। जोत, शलाका, ओके, ठीक है। तो ये वाली चीज है पहले तो। अब वन ऑफ द मेजर 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 थिंग इट इज, ठीक है, ये बहुत बड़ी चीज है कि स्टेट जो है वही चीजों को हर जगह पे वो करता है, ठीक है? एक मिनट ना। अब उसी से एक केस आता है बाद में। मान लो आपको मैंने बोला आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है, वैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन कौन से आर्टिकल में है गाइस? रेज योर हैंड्स। ओके, या इकरा? Article 19, प्रॉपर बोलो पूरा। 19 में कौन से में? Clause 1. क्लॉज 1, करेक्ट, ठीक है। आप लोग के पास आर्टिकल 19 क्लॉज 1 में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन इज योर फंडामेंटल राइट, ठीक है? अब अगर आपके पास ये राइट है तो आप यूज कर सकते हो डेफिनेटली। जोत बोलेगी कि मेरे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, मैं बोल सकती हूँ, मैं यूज कर सकती हूँ, आई कैन टॉक। लेकिन अगर ये है उसको यूज करना है अभी, तो वो यूज भी कर सकती है। और अगर उसका मन एक तरह से, जब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, उसको बोलने का मन है, तो वो यूज कर सकती है। लेकिन अगर उसको बोलने का मन नहीं है, तो उसके पास एक तरह से ये भी है ना कि ही डोंट वांट टू टॉक, ही डजंट वांट टू टॉक। बेसिकली उसको ये यूज करने की भी राइट है, और नहीं यूज करना है अभी तो वो भी राइट है। क्या ये पॉइंट समझ रहे हो? जोत के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में ये पावर है कि शी कैन टॉक। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में उसको अभी एक्सप्रेस नहीं करना है, तो उसके पास ये भी राइट है ना कि शी डोंट वांट टू टॉक, नॉट टू टॉक, राइट है? रेज योर हैंड, समझ रहा है ये पार्ट? अगर मेरे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में ये है कि मैं बोल सकता हूँ, तो मेरे को अभी नहीं बोलना है तो मैं नहीं बोलूंगा, क्या दिक्कत है? ये भी है ना मेरे पास। क्या ये सबको क्लियर है? मधुरा, इकरा, प्रीति, शलाका, जो? ओके, ओके, नाइस। तो एक क्वेश्चन आ गया था हम लोगों के सामने इसी तरह से कि सर, अगर आर्टिकल 21 में, जैसे अभी आपने मेरे को बोला कि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 में देर इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कि मैं अपना बोल के टॉक कर सकता हूँ,
ये मेरे पास एक फंडामेंटल राइट है, तो दूसरा मेरे को अभी नहीं बोलना है, तो ये भी मेरी एक फंडामेंटल राइट है, दोनों है। तो क्या आर्टिकल 21 में अगर मेरे पास लाइफ एंड लिबर्टी है, जो बोल रहा है कि मेरे को पूरा जीने का हक है विद चॉइस एंड डिग्निटी, तो क्या मेरे पास राइट टू डाई भी है? क्या ये है मेरे पास? क्वेश्चन केम लाइक दिस। तो ये क्वेश्चन आ गया भाई हमारे पास कि ये कैसे, ये चीज है कि नहीं है। इसकी पूरी शुरुआत हुई थी एक केस से, जिस केस में ये क्वेश्चन उठा कि अगर मेरे पास आर्टिकल 21 है कि मैं जी सकता हूँ, तो मेरे पास ये भी होना चाहिए, जैसे टॉक और नॉट टॉक है तो लाइफ है, तो डाई का भी राइट होना चाहिए। ठीक है, ये पूरा आया एक केस से। उस केस का नाम है, एक मिनट आवाज। ये पूरा एक केस से आया ये क्वेश्चन, जिसको बोलते थे पी रथिनम केस। पी रथिनम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस है 1994 का। इस केस में सुप्रीम कोर्ट, देखो एक ना, आपके ऊपर यहाँ पे एक आईपीसी में सेक्शन था। देयर इज दिस सेक्शन 309 ऑफ आईपीसी। पहले था सेक्शन 309 ऑफ आईपीसी, जिसमें सीधा सीधा लिखा था कि आप स्टेट के रिसोर्स हो तो आप सुसाइड नहीं कर सकते, अगर सुसाइड करते हुए पकड़े गए तो आपको बहुत मारते हैं। उसी तरह एक और सेक्शन था, सेक्शन 306 ऑफ आईपीसी। उसमें यह है कि आप किसी को उकसा नहीं सकते सुसाइड करने के लिए, क्योंकि सामने वाला बंदा भी तो रिसोर्स है ना स्टेट का। तो अबेटमेंट टू सुसाइड और सुसाइड करना दोनों एक क्राइम है। क्या ये पार्ट सबको समझ में आ रहा है? आप स्टेट के रिसोर्स हो, इसके लिए अगर आप सुसाइड करोगे तो आप जेल में जाओगे, और अगर आप किसी को उकसाओगे सुसाइड करने तो भी जेल में जाओगे। बेसिकली दिस बोथ वर क्रिमिनलाइज्ड। अब ये बहुत एक फनी चीज थी, इनफैक्ट है भी, इफ यू से दिस वाज बोथ क्रिमिनलाइज्ड, कि अगर सुसाइड कर रहे हो और अगर मर गए तब तो कोई बात ही नहीं भगवान के पास, लेकिन अगर बच गए तो स्टेट तुमको छोड़ेगा नहीं। इसके लिए वीडियोस देखना, बचाने बाद स्टेट पहले बहुत मारता है। क्या यहाँ तक मेरे साथ हो? सेक्शन 309 था आईपीसी का, जो बोलता था सुसाइड इज अ क्राइम, और सेक्शन 306 था किसी को सुसाइड के लिए मजबूर करना इज ऑल्सो अ क्राइम। क्या यहाँ तक मेरे साथ हो सब? रेज योर हैंड्स। ओके ठीक है, शलाका एंड जोत। ओके, तो क्रिमिनलाइज था बेसिकली, आप करने जाओगे तो आपको जेल वेल होती थी, उसमें ऐसा था। तो पी रथिनम केस में यही चीज को आर्ग्यू करके 309 ऑफ आईपीसी को, अब उनके सामने पी रथिनम ने ऐसा बोला कि भाई नहीं नहीं सर, आपने बोला था कि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन में टॉक है और नॉट टॉक है, तो उसी तरह लाइफ है तो डाई भी होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने, हमारी महान कोर्ट ने उस टाइम पे इस चीज को रख के कर दिया कि राइट टू नॉट लिव, राइट टू नॉट लिव यानी राइट टू डॉय इज अ फंडामेंटल राइट। इस केस में ये बोल दिया था। ठीक है, बेसिकली सेक्शन 309 जो था ना आईपीसी का, ये क्रिमिनलाइज था पहले, तो इसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया इसमें। इस केस में दे डीक्रिमिनलाइज दिस सेक्शन। डीक्रिमिनलाइज करना मतलब आज से वो क्रिमिनल नहीं है, कोई मरना चाहे तो मर सकता है। क्या ये चीज क्लियर हुई सबको? पीरथिनम केस का जजमेंट क्लियर हुआ? रेज योर हैंड्स प्लीज, रेज योर हैंड्स वंस, लेट मी नो कि हाँ आप लोग को जजमेंट क्लियर हुआ। प्रीति? ओके ठीक है। अब ये तो ठीक है, पी रथिनम केस में बोल दिया राइट टू नॉट लिव इज अ फंडामेंटल राइट। अब इसके बाद ट्विस्ट आता है एक केस में। सीधा देखो 1995 का ये केस है, पी रथिनम केस, 94 का, सॉरी 94 या 95 है, 94 ठीक है, 94। फिर उसके बाद देख, अब केस होता है जिसको बोलते हैं जियान कोर केस। जियान कोर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये जो मैडम थी ना, जियान कौर, इन्होंने अपनी बहू को टॉर्चर कर दिया था, बहुत टॉर्चर किया था, और जिसकी वजह से शी एक्चुअली कमिटेड सुसाइड और समथिंग। उसके बाद कोर्ट ने इनके ऊपर ना मुकदमा चलाया और इनको कल्प्रिट पाया। तो वहां पे इन्होंने खुद को कैसे आर्ग्यू किया बताया? शी आर्ग्यूड कि सर आप मेरे को पनिश क्यों कर रहे हो?
बोले क्यों नहीं करे भाई, तुमने तो ये किया हुआ है। तो सी सेड भाई नहीं, ऐसा तो नहीं है। आपने अभी पी रथिनम केस में क्या किया हुआ था, आपने तो सेक्शन 309 और 306 को आईपीसी के बोला था कि डिक्रिमिनलाइज्ड है, किसी को नहीं रहना है तो क्या प्रॉब्लम है। शी आस्क्ड कि व्हाई यू आर पनिशिंग मी। उसने वहां पे बोला कि आप मेरे को पनिश क्यों कर रहे हो। ये जियान कौर के लॉयर ने 1994 की जजमेंट पढ़ी हुई थी। शी ऑल्सो रेड 94 की जजमेंट। 1994 का पी रथिनम का जजमेंट इनको पता था। पी रथिनम का जजमेंट इनको पता था। और वहां पे शी आर्ग्यूड कि सर आप मेरे को पनिश क्यों कर रहे हो, उल्टा मैंने तो अच्छा काम किया है। बोले कैसे, मेरी बहू भूल चुकी थी कि उसका एक फंडामेंटल राइट है, सुसाइड वाला, जो मैंने उसको याद दिलाया। और आपने अभी खुद ही पी रतिनम केस में बोला था कि राइट टू नॉट लिव इज अ फंडामेंटल राइट, और मैंने तो सिर्फ उसको उसकी फंडामेंटल राइट याद दी है, मैंने तो उसकी मदद की है, आई हेल्प्ड हर। तो मुझे पनिशमेंट क्यों दिया जा रहा है। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट रियलाइज कि भाई हमने तो बहुत बड़ा गड़बड़ कर दिया है। और फिर वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं नहीं नहीं, इन सर्टन केसेस इट इज क्रिमिनलाइज्ड। फिर वहां पे सुप्रीम कोर्ट सेड कि नहीं, सर्टन केसेस में क्रिमिनलाइज्ड है। ऐसे करेंगे तो भाई हर कोई बंदूक लेके चलेगा और किसी को गोली मारेगा, बोलेगा मैंने तो उसको सिर्फ उसका राइट टू डाई याद दिलाया। क्या यहाँ तक क्लियर है। कोर्ट ने अपनी जजमेंट ओवर रूल की जियान कौर केस में। क्या ये क्लियर है सबको, रेज योर हैंड। क्या ये क्लियर है शलाका, जोत, ओके। तो इस केस में कोर्ट ने अपनी प्रीवियस जजमेंट को ओवररूल किया। बेसिकली जब क्रिमिनलाइज्ड किया तो ओवररूल प्रीवियस जजमेंट, पी रथिनम वाली जजमेंट को ओवररूल किया। ये जो जजमेंट थी इसको ओवररूल किया कि राइट टू लिव इज अ फंडामेंटल राइट, वो हटा दिया। अब उस बार में भी सिर्फ इतना सा हटा के सर्टन केसेस वाली बात करके कर दी थी, लेकिन क्वेश्चन तो रिमेन्ड द सेम ना। ये राइट टू डाई वगैरह है या नहीं है, क्वेश्चन तो वैसे का वैसे ही रह गया। अब एक केस पढ़ाने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। हम पढ़ने वाले हैं अरुणा शानबाग केस। ये केस बहुत इंटरेस्टिंग भी है और उतना दिल दहलाने वाला भी है। अरुणा शानबाग केस बेसिकली होता ही है ना कि अरुणा शानबाग केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2011 का केस है। लेकिन इसको पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को एक वर्ड से थोड़ा इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा, दैट इज यूथेनेशिया। यूथेनेशिया क्या होता है वो चीज समझते हैं। यूथेनेशिया बेसिकली ये होता है कि आप किसी को मारने के लिए या फिर यू डोंट वांट टू सी हिज प्रॉब्लम्स, तो यू आर डूइंग। लेकिन यूथेनेशिया में भी दो तरीके के यूथेनेशिया होते हैं। एक होता है एक्टिव यूथेनेशिया, एक होता है पैसिव यूथेनेशिया। वन इज एक्टिव यूथेनेशिया, वन इज पैसिव यूथेनेशिया। जब मैं एक्टिव यूथेनेशिया की बात करता हूँ ना, तो उसमें आप क्या करते हो, आप बॉडी में कुछ ऐसा इंजेक्ट करते हो जिसके वजह से इंसान मर जाए। ये ज्यादातर बाहर के देशों में प्रैक्टिस होता है कि जो दूसरे लोग होते हैं अपने बुजुर्गों को या उनको तड़पता नहीं देख पाते, क्योंकि उनको ऐसी कोई बीमारी होती है जो ठीक ना हो, जिससे उनको बहुत पेन हो रहा है। तो ऐसा एक सेरम या कुछ होता है, वो आप अपनी उसके इंसान की बॉडी में डालते हो। यू डू समथिंग टू कॉज डेथ। मतलब तुम कुछ ऐसे सेरम वेरम बॉडी में डालते हो, इंजेक्शन, जिससे वो मर जाए। पैसिव यूथेनेशिया में क्या होता है, यू डोंट डू, जैसे वो वेंटिलेटर सपोर्ट पे है तो तुम वो वेंटिलेटर सपोर्ट निकाल दोगे ताकि उनकी डेथ हो जाए। ठीक है। यू डोंट डू टू सेव, मतलब इसमें ये यू डोंट डू टू सेव। दोनों का फर्क समझ में आया क्या आप लोगों को, एक्टिव यूथेनेशिया और पैसिव यूथेनेशिया, दोनों का फर्क इज क्लियर। प्लीज रेज योर हैंड्स। ओके, जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर पे सब होते हैं तो पैसिव में आपने वो निकाल दिया, फिर वो सरवाइव ही नहीं कर पाएगा ना। तो यहाँ तक क्लियर है। मधुरा, शलका, ज्योत, प्रीति, इकरा, रेज योर हैंड्स। ओके ठीक है। ओके, इंडिया में सिर्फ पैसिव यूथेनेशिया अलाउड है, एक्टिव नहीं है। तो हमारा भी जो डिस्कशन होगा ना, दैट वुड बी रिस्पेक्ट टू पैसिव यूथेनेशिया, ये याद रखना। हम जो भी डिस्कस करेंगे वो इसी से करेंगे। ठीक है। अब अरुणा शानबाग केस पे आते हैं। व्हाट हैपेंस, अरुणा शानबाग वाज अ नर्स और लेडी एट द किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई। वहां पे शी वाज अ नर्स। तो उसके कलीग ने उनके ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट किया था,
और उसके बाद चैन से उनका गला घोटने की कोशिश की, लेकिन वो पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाया, और जिसके वजह से अरुणा वेंट इनटू कोमा। अब शी वेंट इनटू कोमा, और उनके फैमिली ने भी उनका साथ छोड़ दिया। सिर्फ केम के जो स्टाफ थे ना, उन्होंने उनको पूरा टाइम पाला। उन्होंने उनको बेसिकली कोमा में थी तो पूरा सर्व किया। केम के जो स्टाफ थे उनको दीदी मानते थे, तो उन्होंने पूरे चीज को ध्यान देना शुरू किया। 1970s से ये पूरा किस्सा शुरू हुआ। 70s से 80s हो गया, 80s से 90s हो गया, और 90s से आ गए हम लोग 2000 में। 2000 से 2010 हुआ। 2010 के टाइम पे अरुणा की एक दोस्त थी, पिंकी विरानी। शी कम्स विजिट अरुणा, और उसके बाद शी इज अ फ्रेंड ऑफ दिस अरुणा शानबाग मैम। और वो बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील डाल देती है कि सर, हमारे पास तो राइट टू डाई करके कुछ है ही नहीं, तो आप क्या कीजिए। आप अभी पहली बात तो ये कि लाइफ इज लिविंग विद आर्टिकल 20, शी कंटेंडेड देयर कि आर्टिकल 21 के अंदर लाइफ क्या है। लाइफ इज लिविंग विद चॉइस एंड डिग्निटी। लाइफ क्या है? लिविंग विद चॉइस एंड डिग्निटी, ये आर्टिकल 21 बोलता है। लेकिन अरुणा के पास तो चॉइस एंड डिग्निटी है ही नहीं, और इंडिया में लॉ है ही नहीं यूथेनेशिया पे। इंडिया में यूथेनेशिया पे कोई लॉ है ही नहीं, तो प्लीज अलाउ अस फॉर यूथेनेशिया। शी कंटेंटेड देयर कि हमको यूथेनेशिया के लिए अलाउ करो, अरुणा के यूथेनेशिया के लिए अलाउ करो। अब एक्चुअली इंडिया में तो कोई लॉ था नहीं, तो दैट्स व्हाई शी कंटेंडेड देयर कि सर प्लीज यूथेनेशिया के लिए अलाउ कर दो, बिकॉज आई कैन नॉट सी हर, शी इज इन परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट। तो अब क्वेश्चन ये रह गया था। यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा है कि पिंकी विरानी बोल रही है यूथेनेशिया दे दो, पैसिव यूथेनेशिया के लिए बात चल रही है। पिंकी विरानी इज सेइंग दोस्त को यूथेनेशिया देके वो करो, और एक तरफ केम हॉस्पिटल बोल रहा है नो। जो केम हॉस्पिटल के स्टाफ है वो लोग बोल रहे हैं नहीं, हमने ध्यान दिया है, हमको कुछ वो नहीं है। तो डेफिनेटली अब लॉ है नहीं, कोई फंडामेंटल राइट के रिगार्डिंग जा रहा है, तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिट जुरिस्डिक्शन यूज करनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 32 के अंदर अपनी रिट जुरिस्डिक्शन स्टार्ट की, यूज की, और कोर्ट स्टार्ट किया। और ये क्वेश्चन बन गया वापस से कि क्या आर्टिकल 21 कवर करता है राइट टू डाई। दिस क्वेश्चन केम अगेन, क्या आर्टिकल 21 राइट टू डाई कवर करता है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने पिंकी विरानी को पूछा कि एक बात बताओ, आप बोल रहे हो कि आर्टिकल 21 इज राइट टू लिव विद चॉइस एंड डिग्निटी, राइट? तो किसकी चॉइस एंड डिग्निटी? तो शी सेड सर, अरुणा की। तो कोर्ट ने पूछा तो अरुणा ने तुमको अपनी चॉइस एंड डिग्निटी कैसे बताई? वो तो कोमा में है। और इतने साल तक तुम कहाँ थी? इतने साल तक तो केम के स्टाफ देख रहे थे। तो फाइनली केम के स्टाफ जो चाहेंगे वो होगा। इस केस में एक तरह से उन्होंने अलाउ तो कर दिया कोर्ट ने कि हाँ पैसिव यूथेनेशिया अलाउ होना चाहिए, लेकिन इसमें अरुणा शानबाग के केस में ये बोला कि हम एक मेडिकल टीम बनाएंगे, लेट्स हैव अ मेडिकल एडवाइस। ठीक है, मेडिकल एडवाइस रखेंगे और फिर डिसाइड करेंगे। तो उस केस में पूरी चीज डिसाइड ये हुई कि केम के स्टाफ बोल रहे थे कि हम ध्यान देंगे, तो पूरी चॉइस केम के स्टाफ की होनी चाहिए। फाइनली केम के स्टाफ ने वो किया था। केम के स्टाफ ने बोला नहीं, हमको ध्यान देना है, और फाइनली इन 2015 अरुणा शानबाग पास्ड अवे ड्यू टू निमोनिया। लेकिन क्वेश्चन वैसा का वैसा ही रह गया। राइट टू डाई को ये तो कर दिया, ठीक है, कि अगर किसी को पैसिव यूथेनेशिया चाहिए चाहिए दे सकते हो, मतलब ऐसी चीजें हो गई। लेकिन क्वेश्चन रिमेन्स द सेम कि अब क्या किया जाए। मतलब अगर कोई ऐसे स्टेट में आ जाए जिसमें अरुणा शानबाग थी, उस केस में आप कैसे पता करोगे कि उसकी चॉइस और डिग्निटी क्या है? हाउ यू विल फाइंड आउट समवन्स चॉइस एंड डिग्निटी इफ ही और शी इज इन दैट स्टेट? क्या यहाँ तक समझ में आया? अरुणा शानबाग केस सबको समझ में आया? क्वेश्चन वाज विद रिस्पेक्ट टू लाइफ, लिबर्टी, ये। ठीक है, अब क्वेश्चन वहां से बढ़ता जा रहा था, तो एक और केस हुआ। द नेक्स्ट केस वाज कॉमन कॉज केस। द नेक्स्ट केस वाज कॉमन कॉज केस। कॉमन कॉज केस ऑफ 2018। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज बताई अबाउट लिविंग विल। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर कोई वेजिटेटिव स्टेट में है, तो अगर उसने लिविंग विल बनाई है, तो उस तरीके से डिसीजन लेना चाहिए। लिविंग विल इज लाइक व्हाट? तुमको पता है विल क्या होता है?
विल इज लाइक दिस कि मैं हूँ, मैंने ऐसा लिख दिया कि मेरे लिविंग विल तब अप्लाई, विल ऐसा होता है कि मेरे मरने के बाद अप्लाई होगा, पोस्टमार्टम। मैंने लिख दिया कि मेरे मरने के बाद मेरे प्रॉपर्टी के ₹10,000 के करोड़ अनाथ आश्रम को जाने चाहिए। अनाथ आश्रम वाले खुश हो जाएंगे, पार्टी करने लगेंगे। लेकिन एक चीज सोचो, अबे मेरे मरने के बाद जाएंगे ना, अब भी थोड़ी जाएंगे, पहली चीज। तो लिविंग विल भी ऐसा होता है, आप लिविंग विल तैयार करते हो, लिविंग विल में ऐसे नॉमिनीज रखते हो कि देयर इज अ पर्सन, और उसने ऐसे रखा होगा ए बी या वट। अगर कल को ये पर्सन ऐसे वेजिटेटिव स्टेट में आ जाए, कोमा वोमा जैसे स्टेट में, तो उसमें लिखा होता है कि फिर जो ये पर्सन बोलेगा, ए या बी, जो ये बोलेगा वो फाइनल है, वो कर देना मेरे साथ। इसको बोलते हैं लिविंग विल। क्या ये समझ में आया सबको? तो कॉमन कॉज केस में लिविंग विल का आइडिया डाला गया कि राइट टू डाई मतलब कैसे आप किसकी चॉइस एंड डिग्निटी पता कर सकते हो। इज इट क्लियर मधुरा, इकरा, प्रीति, शलाका, जोत? ओके, ठीक है। तो ये याद रखना कि कॉमन कॉज केस में लिविंग विल का कॉन्सेप्ट आया। फाइनली राइट टू डाई को भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके वसीयत जैसी चीजें बना गई। नो स्पेसिफिक लॉ वाज देयर, सारी चीजें कलर समझ में आई। ये क्या, ये सारे केसेस आप लोगों को समझ में आए जो आर्टिकल 21 से रिलेटेड है? एक बार मधुरा, इज इट क्लियर बेटा? Yes, sir. इकरा, Yes, sir. प्रीति? सर सर ओके, एक क्वेरी था। हाँ बोलो बोलो। लाइक व्हाइल आंसर राइटिंग, हम्म, तो ये जो केस है तो उसका पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करना कि जस्ट वी हैव टू राइट द केस नेम ऑफ केस। नहीं, सिर्फ केस का नाम और जो वर्डिक्ट आया वो, जैसे कि अभी कॉमन अरुणा शानबाग केस में ये यूथेनेशिया वाला नहीं आया, लेकिन कॉमन कॉज वाले में तुम कर सकते हो कि कॉमन कॉज केस में ये लिविंग विल का कॉन्सेप्ट आया था, बस इतना। नो डिटेलिंग, डिटेलिंग तो इसलिए दिया मैंने आपको समझ में आ जाए कि केस क्या है। ठीक है, इज इट क्लियर प्रीति? यस सर। ठीक है, वो तो सिर्फ समझाने के लिए मैंने पूरा केस बता दिया ताकि आप लोग को याद रहे, क्योंकि लक्ष्मीकांत में भी ऐसा पूरा नहीं दिया हुआ है। ठीक है, शलाका, इज इट क्लियर बेटा? Yes, sir. जोत? Yes, sir. ओके, ठीक है। उसी तरह एक केस और याद रख लो, आर्टिकल 21 से रिलेटेड वैसे बहुत केस है, लेकिन ऐसे थोड़े केसेस याद रखोगे तो आंसर राइटिंग में यू कैन कोड दिस केस है। एक मिनट। अब आर्टिकल 21 में क्या है मेरे को ये बताओ ना। ये तो पूरे केसेस राइट टू डाई से रिलेटेड थे, तो आप देख रहे हो आर्टिकल 21 में राइट टू डाई को भी डाल दिया गया है एक तरह से, इफ यू सी। लेकिन वो कुछ सर्कमस्टांस में, ऐसा नहीं है कि हमेशा ही हर कोई मर सकता है। आर्टिकल 21 में देयर इज दिस थिंग कि राइट टू लाइफ का मतलब होता है राइट टू लिव विथ चॉइस एंड डिग्निटी। लाइफ का मतलब होता है अपनी चॉइस एंड डिग्निटी से। अब चॉइस एंड डिग्निटी सिर्फ ये सब मामले में थोड़ी है। चॉइस एंड डिग्निटी ये भी तो हो सकता है कि लोगों का बॉडी ओरिएंटेशन क्या है, मैं मेल की बॉडी में हूँ लेकिन मैं खुद को फीमेल जैसा फील कर रहा हूँ, तो दैट इज ऑल्सो अ चॉइस एंड डिग्निटी वाली थिंग। लोगों का सेक्सुअल ओरिएंटेशन तो कुछ भी हो सकता है ना। फॉर एग्जाम्पल, देर इज अ पर्सन मेल एंड देर वुड बी अ फीमेल, जो भी है। ये हो सकता है कि ये होमोसेक्सुअल हो, कि हाँ ठीक है, द गाय, मतलब ये होमोसेक्सुअल होने का मतलब लड़का लड़की के तरफ अट्रैक्टेड होता है वैसे। लेकिन ये भी हो सकता है कि ये हेट्रोसेक्सुअल हो, दोनों में से कोई, मतलब कि गाय इज अट्रैक्टेड टुवर्ड अ गाय एंड द गर्ल इज अट्रैक्टेड टुवर्ड अ गर्ल। ये भी हो सकता है। ये सेक्सुअल ओरिएंटेशन की बात है। ये तो ऐसी बात है कि वो तुमको खुद को फील होता है, यू नो वन हैज द राइट टू टेल यू, वो तुम्हारी चॉइस एंड डिग्निटी है बेसिकली। ठीक है, दैट इज योर चॉइस एंड डिग्निटी। अब हुआ कैसे, ये सारा कांड ब्रिटिशर्स का फैलाया हुआ है। ठीक है, ये सारी चीजें उन्होंने, ये पूरी चीज उनसे रिलेटेड है कि देर इज दिस सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी। इट वाज, एक था सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी। ये क्या हुआ था, ये ब्रिटिशर्स ने लाया था। ये लोग कहते थे कार्नल इंटरकोर्स अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर। दे यूज्ड टू से कार्नल इंटरकोर्स अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर। अरे भाई, तुम कौन होते हो नेचर डिसाइड करने वाले? नेचर ने तो उनको वैसा बनाया है। ठीक है, तो ये
सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये ब्रिटिशर्स ने लाया था कॉलोनियल टाइम्स पे। ये कॉलोनियल टाइम्स में ब्रिटिशर्स की ऐसे मेंटालिटी थी, और इस एक्ट को ये लोग बोलते थे बगरी एक्ट। दे यूज्ड टू कॉल दिस एक्ट बगरी एक्ट। और ये पनिशेबल कर दिया था कि कोई अगर सेम सेक्स का सेक्स करेगा, मतलब सेम सेक्स इन द सेंस मेल मेल सेक्स करेंगे या कुछ वैसा, तो इसको पनिशेबल ऑफेंस कर दिया हुआ था। दिस वाज बेसिकली डीलिंग विथ योर LGBTQIA कम्युनिटी। ठीक है। इनसे अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हमने 1947 के बाद इसको कंटिन्यू रखा। पोस्ट 1947 हम भी इसको चला रहे थे, लेकिन ये चैलेंज हुआ सबसे पहले 2001 में इन नास फाउंडेशन केस। 2001 में एक केस हुआ, नास फाउंडेशन केस। उसने चैलेंज किया, एक नास फाउंडेशन वाज बेसिकली एन NGO समथिंग। दे चैलेंज्ड इट इन हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट में इसको ना वो कर दिया गया। दिल्ली हाई कोर्ट ने इसको 2009 में, ये दिल्ली हाई कोर्ट में ये हो गया था कि हाँ डीक्रिमिनलाइज्ड कर दिया गया था। इट वाज डीक्रिमिनलाइज्ड। ठीक है। सेक्शन 377 वाज डीक्रिमिनलाइज कि हाँ लोग कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। लेकिन ये दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट में, और फिर सुप्रीम कोर्ट में जब चैलेंज कर दिया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने ये ओवररूल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने वापस से इसको क्रिमिनलाइज कर दिया, ओवररूल करके क्रिमिनलाइज कर दिया 377 को। लेकिन फिर फाइनली एक और केस हुआ, नवजोत सिंह चौहर केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट हैड मेड इट क्लियर। ये तीसरा केस में जो इसी में हुआ, नवजोत सिंह चौहर केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट हैज सेड क्लियरली कि ये 2018 का केस है बाय द वे, राइट टू सेक्सुअल ओरिएंटेशन इज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21, कि तुमको अंदर से जैसा फील हो रहा है तुम्हारी बॉडी में, तुम वो कर सकते हो और तुम वो हो। तो बेसिकली राइट टू सेक्सुअल ओरिएंटेशन को भी पार्ट बना दिया गया आर्टिकल 21 का, और डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया सेक्सुअलिटी को। ठीक है। डीक्रिमिनलाइज्ड है, मतलब यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग। इज इट क्लियर टू यू गाइस कि LGBTQIA कम्युनिटी की भी राइट्स आर्टिकल 21 के अंदर आती है? दैट्स व्हाई इट इज अ फंडामेंटल राइट। एम आई एबल टू क्लियर दिस डाउट गाइस? Madhura, Ikra, Preeti, Shalaka, Jyot. Am I able to clear this one? प्रीति, शलाका, ओके ठीक है। वो पूरा समझा ना सबको कि कैसे क्या चला, सारी चीजें हुई, फाइनली अब क्या है? फाइनली व्हाट इट इज गाइस? क्रिमिनलाइज्ड है सेक्शन 377 या डीक्रिमिनलाइज्ड है? कम ऑन रेज योर हैंड्स। या मधुरा? It is decriminalized. करेक्ट। तो मतलब उनको भी हक है अब जो भी है वैसा करने वाली चीज, नो इश्यूज ऑन दैट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। एक केस और करते हैं। नाउ देयर इज अ केस, ये ना शफीन जहान केस है। इनफैक्ट ये होता कैसा है मैं देख तो तुमको बताता हूँ। रख दिया मैंने। हाँ, देयर वाज अ लेडी दैट वाज कॉल्ड एज अकीला। ठीक है। अकीला नाम बताता है आपको। अकीला वाज डॉटर ऑफ अशोकन सर। अशोकन वाज अ हिंदू फैमिली गाय, नाम से पता चल रहा है कि ये दोनों हिंदू है। नाउ अकीला वाज स्टडिंग होम्योपैथी। ठीक है। अकीला होम्योपैथी पढ़ती है, एडल्ट थी, शी वाज अ एडल्ट when she was an adult and she was doing homeopathy। उसी टाइम पे ये मिलती है एक जेंटलमैन से, हिज नेम वाज शफीन जहान। ठीक है। नाम एज द नेम सजेस्ट, ही इज अ मुस्लिम पर्सन। ड्यूरिंग द कोर्स और समथिंग they started to attract towards each other, or they got married to each other, in fact I would say। मैरिड होने के बाद अकीला गॉट मैरिड टू सफीन जहान, और शादी होने के बाद अकीला ने अपना नाम चेंज कर लिया। दे डिड द निकाह, और निकाह के बाद उसने अपना नाम चेंज कर लिया एंड शी बिकेम हादिया। ठीक है। अब उनके फादर अशोकन को ये चीज सही नहीं गई, और KN अशोकन सर ने ये शादी को चैलेंज कर दिया इन हाई कोर्ट। अशोकन सर ने इसको चैलेंज कर दिया, मैरिज को ही चैलेंज कर दिया दोनों के, शफीन जहान और अकीला सर के, हादिया के। चैलेंज मैरिज इन केरला हाई कोर्ट। और केरला हाई कोर्ट में अशोकन सर ने कंटेंट किया कि मेरी बेटी का ब्रेन वॉश किया गया है,
ऐसा ऐसा, प्लीज आप ये मैरिज को नल और वॉइड कर दो। ठीक है, ये चीज किया गया। अब इस बेसिस पे केरला हाई कोर्ट ने भी उस चीज को मान के नल और वॉइड कर दिया। फिर शफीन जहान सर ने क्या किया, शफीन जहान सर ने केरला हाई कोर्ट के ऑर्डर को, इस ऑर्डर के खिलाफ, केरला हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ जाके पिटीशन किया इन्होंने एट सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट में ये केस बन गया शफीन जहान वर्सेस अशोकन। शफीन जहान वर्सेस अशोकन 2018 का ये केस बना। ठीक है, अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला ओके, ये मैटर क्या है देखा, सुप्रीम कोर्ट ने बोला ठीक है, अब हम देखते हैं क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि शफीन जहान को कि ठीक है कोई इशू नहीं, शफीन जहान का कंटेंशन पूरा किया वापस से। अशोक, जो अशोकन सर थे, उन्होंने बोला कि केरला हाई कोर्ट ने मेरे फेवर में सुना है सर, ऐसा ऐसा है। तो सुप्रीम कोर्ट सेड कि एक मिनट वेट, लेट्स समन हादिया, हादिया को लेके आओ कोर्ट में, हम बुला रहे हैं। अब हादिया आएगी कोर्ट में, हादिया को पूछते हैं कि देखो आप जो हादिया हो, आप अडल्ट हो? हादिया सेड यस। बोले आप डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हो? बोले यस। बोले आप अपने डिसीजन ले सकती हो? बोले हाँ। तो ठीक है, सो फिर सुप्रीम कोर्ट ने हादिया को बोला कि आप किसके साथ रहना चाहते हो? तो हादिया ने वहां पे बोला आई वॉन्ट टू स्टे विथ माई हस्बैंड। ये केस बन गया। अब शी सेड कि आई वॉन्ट टू स्टे विथ माई हस्बैंड, मतलब के साथ, अपने शफीन जान सर के साथ। ठीक है, तो ये केस में फिर एक और चीज जुड़ गई, इफ यू आर सीइंग आर्टिकल 21 में, इसमें ऐसा इंटरप्रेट किया गया कि लाइफ इज लिविंग विद चॉइस एंड डिग्निटी। हम पूछ रहे हैं किसकी चॉइस? हम पूछ रहे हैं हादिया की चॉइस, और हादिया की चॉइस है कि वो अपने हस्बैंड के साथ रहे। और यही केस बन गया आपको राइट टू मैरी पर्सन ऑफ वन चॉइस, राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ वंस चॉइस। ठीक है, वन चॉइस एंड डिग्निटी, या राइट टू फेथ भी बोलते हैं कभी कभी इसको। राइट टू फेथ मतलब आपको जो रिलीजन फॉलो करना है वो भी चीज इसमें आ गई। ठीक है, तो ये दोनों वेर्डिक्ट्स इसी में आए हैं और आर्टिकल 21 का पार्ट बन गए आदिया केस में। क्या ये समझ में आया आप लोगों को? इज इट क्लियर टू एवरीवन? रेज योर हैंड्स। मधुरा, इकरा, प्रीति, शलाका, जूत। क्या मैं सारे केसेस प्रॉपर समझा पाया आप लोगों को? ठीक है, यस ओके सर। ओके ठीक है। अब पहली चीज ना, ऐसा बोला जाता है कि सुप्रीम कोर्ट, जो हाई कोर्ट है, उसने कौन से बेसिस पे ये डिसीजन दिया था? केरला हाई कोर्ट ने अपना डिसीजन कौन से केसेस पे, मतलब क्यों दिया है ऐसा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का तो कुछ और था ना। तो एक फिलोसॉफी याद रखना, उसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ पेरेंट्स पेट्रिए। डॉक्ट्रिन ऑफ पेरेंट्स पेट्रिए, इसका बेसिक मतलब अगर मैं बताऊं तो इसको यही सोचना कि जिसका कोई नहीं होता है उसका स्टेट होता है। तो स्टेट अपने आप को गार्डियन की तरह रखता है कि किसका कोई नहीं है तो उसका स्टेट है। ठीक है, अगर कोई फिजिकल मेंटल इनकैपेसिटी है, जैसा अशोकन सर ने बोला था कि वो बच्ची है नहीं जानती है, तो स्टेट गार्डियन बनता है। ऐसा बोला जाता है। ये अप्रोच जो केरला हाई कोर्ट ने वर्डिक्ट देते हुए था, इट वाज रॉन्ग अप्रोच, ये गलत अप्रोच है। जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में ये चीज बताई थी, क्योंकि वो अपने पूरे कैपेसिटी में है, उसको अपना डिसीजन लेने का पूरा हक है। शी वॉज वेल नोन अवेयर ऑफ इट। क्या ये चीजें समझ रहे आप लोग को? अब समझ में आ रहा है क्यों आर्टिकल 21 को अम्ब्रेला राइट्स बोला जाता है? क्योंकि सारे राइट्स को उसके अंदर जगह मिल रही है। इज इट क्लियर? रेज योर हैंड्स। मधुरा, इकरा, प्रीति, शलाका, जोत। सर मुझे एक इसमें क्लैरिटी चाहिए था। ये जो हाँ अप्रोच बोलो। आपने बताया वो क्या था एग्जैक्टली? सॉरी सॉरी मधुरा, कैन यू रिपीट इट? आपका आवाज कट गया था। हाँ। मैं बोल रही थी जैसे यू सेड अबाउट द अप्रोच ना कि वो बराबर नहीं था इनका हाई कोर्ट का। हम्म, वो क्यों हाँ, नहीं था? क्योंकि जो हादिया है वो फुल कैपेसिटी की लड़की थी ना। शी इज नॉट मेंटली इनकैपेबल। वो अप्रोच तब आप डालते हो जब मेंटली इनकैपेबल है या 18 साल के नीचे है वो। ठीक है, ओके। हाँ, हादिया वो फुल फ्लेज डॉक्टर की पढ़ाई कर रही थी, होम्योपैथी की पढ़ाई कर रही थी, और 18 के ऊपर थी। इसके लिए एक सुप्रीम कोर्ट सेट कि ये डालना ही नहीं चाहिए था आपको अप्रोच। ठीक है, ओके। हाँ। प्रीति, कोई डाउट है क्या? नो सर। Okay. और किसी का कोई डाउट?
ठीक है, आई होप ये समझ गया कि वाई आर्टिकल 21। या जो एनी डाउट बेटा? Sir, so you mean that the High Court shouldn't have entertained this case, right? नहीं, हाई कोर्ट शुड हैव एंटरटेन दिस केस, लेकिन उसको ये ध्यान रखना था कि जो हादिया है ना वो 18 इयर्स के ऊपर है। तो अशोकन सर के सिर्फ कहने पे नहीं कि वो अपना ध्यान नहीं दे सकती, आपको हादिया को डायरेक्ट समन करना चाहिए था कि आप किसके साथ रहना चाहते हो। अगर हादिया वाज नॉट इन द कैपेसिटी, 18 इयर्स के ऊपर नहीं होती, तब जाके सुप्रीम कोर्ट फैसला, मतलब सॉरी हाई कोर्ट सही फैसला ले पाता था पैट्रिया के अंदर। ठीक है, पेरेंट्स पैट्रिया। Okay, okay, got it. पेरेंट्स पार्टी है बेसिकली जिसका कोई नहीं होता है उसका स्टेट होता है। अगर कोई पागल है, कोई बच्चा है, कोई कुछ है, तो उसके लिए स्टेट गार्डियन का काम करता है, वो ऐसा देखा जाता है। लेकिन इस केस में हादिया वाज फुल फ्लेज्ड 18 इयर्स एडल्ट, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट सेड दिस। यश लगा? सर ये जो डॉक्टरिंग का है पेरेंट्स पैटर्न, ये इंडियन कॉन्सेप्ट है या अलग है बाहर से? नहीं, ये सब तो बाहर से ही आता है। इंडियन कॉन्सेप्ट सिर्फ एक ही है, बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है। यस। हाँ, ऐसे और भी हैं, हमने बनाए हैं बट अभी नहीं, वो ये तो बाहर के हैं। ये सब लॉ बुक से सीखे हुए चीजें। अब जैसे कि मैंने ये सब दिखाया, वैसे एक और केस है जिसमें आपको मिलता है, आर्टिकल 21 के अंदर डाल दिया है राइट टू अनपॉल्यूटेड एनवायरनमेंट। ये सारे केसेस को भी जगह मिली हुई है, राइट टू अनपॉल्यूटेड एनवायरनमेंट। दिस केस वाज सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था, इसमें ये याद रख लो। तो आपको प्रीति ऐसे ही लिखना है कि राइट टू अनपॉल्यूटेड एनवायरनमेंट आर्टिकल 21 में ये केस में डाल दिया गया था, सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। डिड यू गॉट इट प्रीति? प्रीति आपको समझा बेटा? इट इज नॉट देयर। तो उसी तरह एक और केस में ऐसे, ये जो तो छोटे छोटे हैं इनको बस लिख दे रहा हूँ मैं और बताता हूँ मैं आपको। पर एक एक और राइट प्राइवेसी भी था। हाँ, उसको पढ़ना है अपने को, वो मैं पढ़ाऊंगा, बट अभी ये वाले जो छोटे हैं इसको सिर्फ बता रहा हूँ मैं। आर्टिकल 21 में जैसे राइट टू यूज इंटरनेट भी है, या राइट टू यूज ऑफ फेयर इंटरनेट, इसको भी बोल सकते हो आप। ठीक है, ये केस था फहीमा शिरीन से स्टेट ऑफ केरला। फहीमा शिरीन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2019 का केस है। अभी हम राइट टू प्राइवेसी भी करते हैं, लेकिन आई वुड वांट कि थोड़ा 5 मिनट्स का यू गाइस वुड टेक द ब्रेक सो वी कैन कंटिन्यू। तो ये खत्म हो जाएगा। यू हैव 5 मिनट्स, लाइक नाउ इट इज व्हाट 8:30, 8:35 को कंटिन्यू करते हैं। यू कैन जस्ट स्टार्ट वॉक, थोड़ा वॉक करके फिर आ जाओ। ठीक है, इज इट अंडरस्टूड? रेज योर हैंड्स। ठीक है, बढ़िया। 5 मिनट्स यू हैव। ठीक है गाइस, जिसको डाउट है पूछ सकता है वो। सर थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे, वो सब मैं पिक ले लेती हूँ। हाँ ठीक है, कहाँ पे बताना चला? हाँ दिस सर, पार्ट। अकेला अकेला से। ओके ओके। नाउ अभी जो केस है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू राइट टू प्राइवेसी। इसमें कैसा था, ये आधार केस के नाम से भी फेमस है फाइल से, लेकिन स्पेसिफिकली ये ज्यादा फेमस है राइट टू प्राइवेसी के नाम पे। ठीक है, कौन सी पार्टी आ रही है? ओके, थोड़ा हम बस खत्म कर लो बच्चों या फिर खत्म पापा को। ओके ठीक है, फिर दिस इज राइट टू प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी या फिर आधार केस भी बोलते हैं इसको। अब इसमें कैसा है,
ये केस 2018 का है। एक जस्टिस साहब थे, आधार कार्ड पता है देखो। अब मैं तुमको, तुम बोलोगे सर गवर्नमेंट स्कीम के मजे चाहिए, लाड़का भाव योजना। मैं बोलूँगा चाहिए ना सर, क्यों नहीं चाहिए। तो बोलेंगे सर आपको अपना फिंगरप्रिंट देना पड़ेगा, आपको अपना आई स्कैन देना पड़ेगा। मैं बोलूँगा अरे ठीक है मैं ये दे तो दो, लेकिन मेरी प्राइवेसी का क्या, व्हाट अबाउट माय प्राइवेसी। तो बोला अरे सर नहीं, अब इसके लड़का भाव के मजे चाहिए तो आपको ये देना पड़ेगा। तो मैं बोलूंगा यार ये ऐसे थोड़ी ठीक होता है। तो यही केस हो गया था कि आधार के साथ, कि लोग बोल रहे थे आपको आपका गवर्नमेंट स्कीम का मजा चाहिए तो आधार कार्ड रजिस्टर होना चाहिए, लेकिन आधार कार्ड में तो आप रेटिना स्कैन आई स्कैन सब देते हो। तो ये केस बन गया था राइट टू प्राइवेसी केस, जिसमें जस्टिस के एस पुत्तस्वामी ने इसको चैलेंज कर दिया था। जस्टिस बेसिकली ही वाज अ जज, ठीक है। तो इन्होंने चैलेंज कर दिया था कि ये चीज नहीं होनी चाहिए, ये ज्यादा है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला उसमें ठीक है, राइट टू प्राइवेसी इज अ पार्ट ऑफ लाइक, इसमें बोल दिया कि हाँ आर्टिकल 21 का पार्ट है राइट टू प्राइवेसी, लेकिन पूरी ब्रीच नहीं होनी चाहिए। ये हो उतनी ही जितनी नेसेसिटी है, उतना ही जितना आपको जरूरत है। राइट टू प्राइवेसी इज पार्ट ऑफ आर्टिकल 21, दैट्स व्हाई इट इज अ फंडामेंटल राइट, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला। बट आपको ये भी पता है नो फंडामेंटल राइट इज एब्सोल्यूट। हमने देखा था रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन पे सब रुकती है, नो फंडामेंटल राइट इज एब्सोल्यूट राइट। तो अगर राइट टू प्राइवेसी है तो वो भी एब्सोल्यूट राइट नहीं है। तो कैसे आप पता करोगे। तो बोला गया कि हाँ आपको अगर ब्रीच करना है इसको तो वो इतना होना चाहिए जितना सिर्फ नेसेसरी है, ज्यादा मत करो। और वो पता करने के लिए कि आपकी फंडा राइट टू प्राइवेसी कितनी आप ब्रीच कर सकते हो, उसके लिए एक टेस्ट दिया गया जिसको बोला जाता है ट्रिपल टेस्ट। नाउ व्हाट इज ट्रिपल टेस्ट। ट्रिपल टेस्ट में तीन चीजें चेक करी जाती है। पहली तो क्या लीगलिटी है, लीगलिटी मतलब उस लॉ, कोई लॉ है क्या, लॉ के हिसाब से बन रहा है क्या। दूसरा जरूरत है क्या, नीड है क्या। तीसरी प्रोपोर्शनलिटी, सिर्फ उतनी ही फंडा उतनी ही ब्रीच करो जितनी जरूरत है, उससे ज्यादा नहीं। फॉर एग्जाम्पल आप अब थिएटर जाओगे मूवी देखने धुरंधर, आप धुरंधर देखने गए, वहां पे बोला उसने कि सर आपको अंदर जाने से पहले बैग चेक करना पड़ेगा। तो मैं बोलूंगा भाई लीगलिटी है क्या, लॉ है क्या। वो बोलेगा हाँ है ना सर। फिर बोलूंगा नीड है क्या, हाँ डेफिनेटली नीड है भाई, अंदर कोई कुछ भी लेके आ गया, अटैक वटैक हो सकता है। और प्रोपोर्शनलिटी है क्या, हाँ बस बैग वैग चेक कर रहा है, तो ये चाहिए, ट्रिपल टेस्ट पास हो गया। लेकिन अगर वॉचमैन मेरे को बोलेगा वहां पे, माय वॉचमैन सर वुड से मी कि सर लीगलिटी है लेकिन नीड भी है, लेकिन आपको अपना डीएनए सैंपल देना पड़ेगा, फिंगरप्रिंट देना पड़ेगा, मैं बोला पागल है क्या, ये प्रोपोर्शनलिटी टेस्ट को अप्लाई नहीं हो रहा है। उसी तरह आधार केस में भी है, लीगलिटी है हाँ है, नीड है हाँ है, प्रोपोर्शनलिटी है हाँ, सिर्फ उतना ही ब्रीच कर सकते हो जितना चाहिए। इज इट क्लियर। तो राइट टू प्राइवेसी इज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21, बट वो भी ब्रीच किया जा सकता है बेस्ड ऑन द ट्रिपल टेस्ट। इज इट क्लियर गाइस, रेज योर हैंड्स। मधुरा क्लियर है। सर एक पूछना था मुझे बस, हाँ जो अभी आधार कार्ड का जो मास्क्ड वर्जन आता है तो वो कब से फिर आने लग गया। लास्ट वर्जन मतलब वो पीवीसी कार्ड। हाँ वो मतलब उसमें जो आधार नंबर रहता है उसका सिर्फ एक लास्ट के कुछ डिजिट्स ही दिखते हैं हमें, बाकी सारे नहीं दिखते। तो ठीक है इसके बाद वो आया। ओके ओके। ठीक है। मतलब उसमें कुछ प्राइवेसी का इशू नहीं है, वैसे तो तुम्हारे ओटीपी के बिना नहीं जाएगा, बट कैसा है ना, तुम उसको बहुत चीज दे रहे हो डिटेल, तो तुम्हारा डिटेल हम्म। अगर लीक हो गया कहीं पे तो वो तुम्हारे लिए प्रॉब्लमेटिक है ना, तो वो नहीं होना चाहिए। मतलब गवर्नमेंट हर जगह कर रहे हो तो ध्यान दे, वो है। क्लियर। इकरा क्लियर। Yes, sir. प्रीति, शलाका, अंजोत। यस सर। ठीक है। तो ये याद रखना, ये एक चीज है जो आप लोग को याद रखना ही है कि हाँ ये राइट टू प्राइवेसी से, इससे रिलेटेड किसी को कोई डाउट है। No, sir. ओके ठीक है, बहुत बढ़िया। तो दिस वाज वन ऑफ द केस दैट वी वांटेड टू डिस्कस। अब एक लास्ट केस है, बहुत जल्दी हो गया कंपैरेटिवली, मेरे को लगा नहीं था। एक केस और है जो मेरे को बताना है आर्टिकल 21 से रिलेटेड, व्हेन देन वी आर डन विद आर्टिकल 21, और थोड़ा सा ऊपर की चीज है। एक केस है जिसको हम बोलते हैं ओल्गा टेलिस केस। बेसिकली इट इज ओल्गा टेलिस
वर्सेस या फिर ओल्गा टेलिस केस ही याद रखो। बॉम्बे का केस है ये, 1985 का केस है। इसमें इसका केस है, आप अगर कोई भी सिटी जाओगे ना, तो आपको हर सिटी पे पता है वो रोड पे ठेले वाले दिखते हैं, सामान वामान लगा के पानी पूरी बेच रहे हैं, कुछ ना कुछ बेच रहे हैं, वैसी चीजें। तो ऐसा हर जगह पे कुछ ना कुछ रहता ही है, पेवमेंट्स पे दे मेक दिस थिंग्स एंड ऑल। तो एक दिन बीएमसी आई, भाई अल्लाह, आज इलेक्शन भी चल रहा है, बीएमसी वाली ये सबके ठेले उखाड़ के फेंक दी। ठीक है, तो ये लोग ने कोर्ट में गए, ये पेवमेंट डीलर्स, बॉम्बे की बात है, ये पूरी बॉम्बे में चल रहा है, बॉम्बे में थे ये पेवमेंट डीलर्स। बीएमसी ने इनका सब उखाड़ के फेंक दिया। ठीक है, तो ये लोग जितने भी पेवमेंट डीलर्स है, दे वेंट टू, लेट मी जस्ट कनेक्ट इट, दे वेंट टू बॉम्बे हाई कोर्ट। और बॉम्बे हाई कोर्ट ने इन्होंने एक प्ली लगाया कि सर हमको निकालो मत, वी विल रिमूव आवर शॉप, मतलब टाइम दो हमको थोड़ा सा, वी विल रिमूव आवर शॉप्स। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बेसिकली डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टोबल, कि तुम कोर्ट में कुछ बोल चुके हो, अभी मैं बताता हूँ ये क्या है। लेकिन इन्होंने जैसे ही ये कमिट किया था, तो थोड़े टाइम बाद इनको ऑल्गा टेलिस मैम मिल जाती है। ऑल्गा टेलिस मैम इनको जाके बोलती है कि पागल हो क्या, चलो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, तुम क्यों निकालोगे अपना। तो दे गो टू सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में जाके कंटेंट करते हैं कि सर देखो, लाइफ आर्टिकल 21 बोलता है लिविंग विद चॉइस एंड डिग्निटी, और हमारी चॉइस है कि हमको ये काम करना है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बोला यस डेफिनेटली, आपको जो भी काम करना है आप कर सकते हो, आर्टिकल 21 में यू हैव द राइट टू डू वर्क, राइट टू वर्क है, तुमको जो काम करना है तुम कर सकते हो, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ लॉ, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ लॉ। ठीक है, तो उन्होंने बोला सुप्रीम कोर्ट में कि राइट टू वर्क है तुमको, राइट टू लाइवलीहुड है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला राइट टू लाइवलीहुड है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ लॉ, तो तुम्हारे जो भी पेमेंट है वो निकाले जाएंगे। ठीक है, अब इधर पे जो अप्लाई हुआ ना, इसको बोला जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टोपल। डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टोपल का मतलब होता है कि आपने एक बार जो कोर्ट में पहले बोल दिया है, उस चीज से मुकर नहीं सकते। इन्होंने यहाँ पे बोला था कि हम हटा देंगे, तो इन्होंने कोर्ट में बोल दिया था, लेकिन इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को तो पहले ये केस लेना ही नहीं चाहिए था। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जब उन्होंने वहां पे बॉम्बे हाई कोर्ट में बोल दिया था कि हमारी गलती है, हम हटा रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को ये लेना ही नहीं चाहिए था। डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टोपल का मतलब ये होता है, लेकिन बाद में ये लोग पलट गए थे, तो सुप्रीम कोर्ट को एक्चुअली ये केस लेना ही नहीं चाहिए था। डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टोपल इज बेसिकली आप कोर्ट में पहले क्या बयान देते हो, ये सिर्फ याद रखना कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस पे लगता है, कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस पे लगता है, नॉर्मल क्रिमिनल केसेस पे नहीं लगता है। तो ये गड़बड़ थी, ये नहीं लगना चाहिए था, ये कॉन्स्टिट्यूशनल ही केसेस है, तो वो चीज थी। क्या ये क्लियर है? इधर पे ही ये केस में ही सुप्रीम कोर्ट ने बोला राइट टू लाइवलीहुड इज पार्ट ऑफ आर्टिकल 21, तो आपको जो भी काम करना है आप कर सकते हो। आपके घर वाले फोर्स कराएंगे कि नहीं नहीं यूपीएससी करना है, मना करने का, सीधा बोलने का आर्टिकल 21 है मेरे पास, आई हैव द राइट टू चूज माई ओन लाइवलीहुड। इज इट क्लियर? मयूरा, इकरा, प्रीति, शलाका एंड ज्योत। सर ठीक है, वापस से एक क्वेश्चन था। हाँ अ, बोलो। जो अभी ये राइट टू वर्क है, राइट, तो हाँ, हाउ इज दिस डिफरेंट फ्रॉम अपना आर्टिकल 19 का फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन? मैं भी वही है, राइट टू वर्क है, ये राइट टू लाइवलीहुड है एक्चुअली। मेरे को जो काम करना है मैं कर सकता हूँ, वो बस इसने इस आर्टिकल 21 से कनेक्ट कर दिया। ऐसा हाँ, हो गया कि तुमको कोई भी काम करना है तुमको है, लेकिन तुमको कोई फोर्स नहीं कर सकता, वट एवर यू प्लीज टू डू यू कैन डू, उसके लिए तुम काम कर सकते हो, ओके, बट नॉट एट दी उसके उस पे। ठीक है, ओके। तो अगर एग्जाम मतलब में ट्रिकी क्वेश्चन आ गया, लाइक जहाँ पे दोनों भी ऑप्शंस है, या फिर लाइक हाउ डू वी? आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 ऑलवेज, कभी भी अगर तुमको ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन आएंगे ना, तो सबसे हायर हाँ, फुटिंग पे रखना है, इससे लाइफ से कनेक्ट कर दिया है। कि मतलब कैसा, अगर मैं मेरे मन का काम ही नहीं करूंगा, तो मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं। कभी भी ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं ना, तो उसको हायर फुटिंग वाला ऑप्शन मार्क कर देने का, आर्टिकल 21। ठीक है, गॉट इट? ओके, इसमें कोई डाउट किसी को यहाँ तक? रेज योर हैंड्स अगर ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होगी तो। एवरीवन, मधुरा, इकरा, प्रीति, ज्योत, शलाका। ओके, ठीक है।
बहुत बढ़िया। जस्ट गिव मी अ मिनट। समझ गया है। हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। क्या ही रह गया। हो गया हो गया हो गया हो गया। ठीक है। ठीक है, बढ़िया, सब हो गया। तो आर्टिकल 21 वी आर डन अवे विद गाइस। आज आप लोग को एक मस्त क्वेश्चन दूंगा, इसका आंसर लिख के मेरे को कल मिल जाना चाहिए। अब आर्टिकल 21 तक हो गया, आगे के राइट्स बहुत छोटे छोटे हैं, फटाफट हो जाएंगे। तो बी प्रिपेयर्ड विद देयर। और आज जाके पढ़ लेना अपना लक्ष्मीकांत, तो आप लोग का भी काम हो जाएगा, मेरा भी हो जाएगा। कल सीसेट का क्लास होगा, मोस्टली शाम को ही होगा, सुबह टाइम नहीं मिल रहा है, वोटिंग वगैरह चल रही है। दैट्स द इशू। थोड़ा सा आप लोग को मैनेज करना पड़ेगा। इज इट क्लियर टिल हियर? क्या ये क्लियर है गाइस? हाँ ओके, सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके, चलो फिर बढ़िया। कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी नाउ, अदरवाइज जा सकते हो। विल कैच अप ईच अदर ऑन टुमारो। कल अपनी क्लास है, ठीक है? Okay, thank you, sir. या मगर बाय बाय। बाय सर। बाय बाय का। Bye, sir. Thank you. या बाय शलका। ओके, प्रीति कोई डाउट बेटा? इकरा कोई डाउट? सर डाउट नहीं था, बस मतलब कि थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। बोलो ना। मतलब आप एक मुझे टाइम टेबल दोगे क्या, लाइक मतलब कि एक पोर्शन, लाइक एक सब्जेक्ट कितना टाइम में खत्म होगा 45 मुझे डेज। बस। हाँ, 45 डेज, 45 डेज एक सब्जेक्ट। लाइक पर सब्जेक्ट 45 डेज। यस, एवरी सब्जेक्ट वुड टेक 45 डेज। लेकिन अभी कैसा हो रहा है, हम लोग थोड़ा सीसेट भी ले रहे हैं ना, तो इसके वजह से थोड़ा ऊपर नीचे होगा। बट टेक इट 2 मंथ्स के अंदर अंदर ही होता है, 45 डेज के अंदर, ठीक है? ओके, एंड वन मोर थिंग वाज कि हम्म, लाइक आप भी अभी अटेम्प्ट दोगे 2026 का, सो योर हम्म। शेड्यूल विल बी इजी। तो फिर मतलब मैनेज कैसे होगा ये सब, लाइक आपको भी प्रीलिम्स मेंस का भी तैयारी करना होगा और क्लासेस। देखते हैं, कुछ करेंगे, पैसा बड़ी चीज है। कुछ ना कुछ कर ही लेंगे, टेंशन क्या है? वरी नॉट, ठीक है? अभी मेरा या वैसे 26 का इज नॉट डन येट कि देना है कि नहीं, मेरे को पता है देना है, बट आई शुड बी वेरी श्योर ऑन इट ना। वेस्ट क्यों करूं, ठीक है? ओके, बाकी टिल नाउ एक चीज तो माइंड आउट रखो कि 12 महीने का जो अपन ने टाइम रखा है उसके अंदर कर ही लेंगे। कुछ भी करके पूरा कोर्स खत्म करेंगे। मतलब 27 के टारगेट के पहले, जो 27 का अटेम्प्ट है, उससे पहले आई वांट कि पूरा एक बार खत्म हो जाए और उस पर टेस्ट हो जाए अपना, जो फुल लेंथ टेस्ट होता है, ठीक है? तो उसके टेंशन मत लो आप लोग। बस आप ओके, लोग टेंशन लो तो आपका ऑप्शनल का टेंशन लो कि क्या लोगे। लाइक आई एम गिविंग यू यहाँ से 1-2 महीना ये डिस्कस करने के लिए आपको कि आपको ऑप्शनल एक्चुअली क्या उठाना है। तो जरा ऑप्शनल के बारे में डिस्कस करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मेरे को याद दिलाओ ना कल की ऑप्शनल का क्या करना है, कल मेरे को याद दिलाओ प्रीति, मैं श्योर सर, डिस्कस कर लूँ सबसे, ठीक है? यस सर, ओके, थैंक यू। चलो, बाय बाय। चलो, सी यू ऑल टुमारो, बाय बाय, गुड नाइट।